असल में सुमैर को कंट्रोल्स दे दिए तो वो सुमैर के पीसी से कंट्रोल हमारी आवाज जाएगी। प्लीज कंफर्म कर दें इफ यू कैन हियर अस। हम लोग को हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। Welcome you all. iPhone 17 presentation. So back to start this presentation. Assalamualaikum everyone. Thank you for joining the IEP presentation for this system demo. Delta. So वैसे ही I think थोड़ा सा late हो गया. Let me just start. Up. Slow. Right. Thanks. A small introduction about myself. मेरे ख्याल से मैं पहले भी स्टेज पे आ चुका हूँ. Thank you to the IEP for this. और my name is Sumair. I'm a qualified actuary, or I'm part of the team at Prima. Prima is a multidisciplinary company consulting firm that is right now working on various aspects of consulting, including finance, actuarial. और आइडिया बेसिकली ये इस दफा के हम ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग प्रैक्टिस आई बीन डूइंग कंसल्टिंग प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 15 इयर्स, बट प्राइमा में जो चेंज है वो डिफरेंट है. वो यही है कि अब टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसको हम इंग्रेन कर रहे हैं सर्विसेज को. तो हमारी सर्विसेज का में जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी एलिमेंट अब जो है वो इसमें आपको नुमाया नजर आएगा. एक प्राइमा का एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है IFRS टेक करके हम एक सूट बना रहे हैं. तो उसमें although एक IFRS 17 is a system, and the other system that is actively working right now is the IAS 19 system. तो मिडिल ईस्टर्न मार्केट में इसको काफी एक्टिवली चल रहा है. एंड द आइडिया इज कि सिमिलरली जिस तरह एक्चुअरियल वैल्यूएशन एंड ग्रेजुएटी वैल्यूएशन एंड ऑफ सर्विस वैल्यूएशन होती हैं वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड करती हैं. तो उसमें भी काफी सिंपल प्रोसेस कर दिया है. एंड द आइडिया इज कि इसमें IFRS 17 एंड द अदर IFRS इम्प्लीमेंटेशंस को भी हम इंक्लूड करें और इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म करें. IFRS 9 भी है जी, IFRS 9 पे भी हम एक्टिवली काम कर रहे हैं. 16 भी. जस्ट टू स्टार्ट ऑफ IFRS 17 का तो आई थिंक काफी एक्टिविटी हो चुकी है. आईपी ने काफी एंगेजमेंट, पिछली एंगेजमेंट भी काफी काम करवाया है. गाइडेंस नोट्स भी आईपी के बेहाफ पे प्रिपेयर हुए हैं. तो अब और SSCP का आई थिंक सर्कुलर जो फेज 3 का सर्कुलर है वो भी अवेलेबल है. So this, I think majority understands now that IFRS 17 is going to be implemented very soon, inshallah, and it's an existing replacement. 2026 Effective date तो जी एक tentative effective date. नहीं वो तो ऐसा तो निकाल दिया. ऐसा अच्छा. जनवरी 2026. Okay. जी सर शेयर तो किया आपके पास. Now the date is decided by The date is decided, तो which is good. कि अब हर कंपनी के पास टारगेट पता है कि. बट अभी जो इमीडिएट वो है वो फेज 3 है which is सितंबर की डेडलाइन है. उसका जो एक मेजर पोर्शन है which is सिलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर. आई बिलीव कि आज की जो ये डेमोंस्ट्रेशन है वो उसी के राउंड है. आई थिंक और उसका एक रीजन ये भी है कि जब तक आप सिस्टम फाइनलाइज नहीं करेंगे यू विल नॉट नो कि आपने इनपुट क्या देना है, आपने पॉलिसी किस तरह डिजाइन करनी है, आपने अपने डेटा को किस तरह चेंज करना है या अपडेट करना है. तो IFRS 17 में जिस तरह नवीद साहब ये कह रहे हैं 4 स्टेप प्रोसेस थे. हम ऑलरेडी गैप एनालिसिस एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट असेसमेंट से गुजर चुके हैं. एंड थर्ड एंड फोर्थ टेक्निकली जो है वो एक पैरेलल प्रोसेस था, लेकिन ऑल्दो इस स्टेप में डिवाइडेड है कि सिस्टम डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी एंड देन पैरेलल एंड इम्प्लीमेंटेशन. बट यू विल सी कि जब आप सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे तो दिस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस. दिस इज नॉट समथिंग कि आपने जो मेथोडोलॉजी बनाई हुई एग्जैक्टली आपके सिस्टम में जाके लगेगी. आप जब आपने वही मेथोडोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो यू विल रियलाइज के नंबर सही नहीं आ रहे, क्या पता कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपकी प्रोसेसिंग में डिफिकल्ट आ रही हैं, या डेटा आपका इस तरह डिजाइन ही नहीं हुआ कि आप इसमें पास कर सकें. तो यू विल गो बैक टू डिजाइन अगेन. तो दिस इज एन आइटरेटिव प्रोसेस. यू विल गो बैक एंड फोर्थ स्टेप 3 एंड 4. ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इंपैक्ट असेसमेंट जो निकाला है वो ऑल टुगेदर चेंज भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अगर वो उसमें कुछ असम्पशन ऐसी चीज सिंप्लीफाइड थी और अब जब आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो आप और ग्रैनुलर डेटा पे काम कर रहे होंगे. तो फेज 3 पे हम आ गए हैं. 30 सितंबर 2024 इसकी डेडलाइन है. एंड सब्सिक्वेंटली देन फेज 4 इज पैरेलल एंड इम्प्लीमेंटेशंस.
आई थिंक मेरे क्योंकि प्रेजेंटेशन में टेंटेटिव लिखा हुआ है, लेकिन फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड अब क्योंकि SRO आ चुका है तो दिस डेट इज फाइनल 1 जनवरी 2026. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लाइड जो हमारी डिस्कशन के हवाले से थी कि सिस्टम बहुत सारे अवेलेबल है, मतलब IFRS 17 के, और एक अच्छी चीज ये है कि इंटरनेशनली इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, हो चुकी हैं. तो there's a huge amount of data and information that you can gather and extract के implementation कैसी हुई, क्या processes थे. लेकिन how do you differentiate between two systems? आपके पास इस वक्त multiple systems आएंगे तो how do you differentiate it? कि ये मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि जब तक वो system implement नहीं होगा तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि whether ये मेरे काम का भी था कि नहीं था, whether this is effective or not. तो एक set of questions हमने डिजाइन किए थे initially कि how do you evaluate a system के. तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो द एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनपुट पैरामीटर्स. आपने क्योंकि आप दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू एवरी क्वार्टर और प्रॉब्ली एवरी मंथ. अगर आपने मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी इसी उस पर करनी है तो जो एफर्ट रिक्वायर्ड है इस हर क्वार्टर पे या हर वैल्यूएशन पे सिस्टम को इनपुट देना, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. उसमें आपने मल्टीपल CSVs अपलोड करनी है, कुछ गलत हो गया तो हमें दोबारा सारा चेंज करना है, असम्पशन सारी लेनी है, एक्चुअल कैलकुलेशन सारी लेनी है, रिस्क एडजस्टमेंट निकालने हैं, ग्रुपिंग करनी है, ओनर्स बनाने हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा आ सकता है. तो हाउ डू यू, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने किसी भी सिस्टम की सिलेक्शन करनी है तो हाउ द एफर्ट रिक्वायर्ड एक सबसे मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितना टाइम एंड एफर्ट आपको लग रहा है टू डू अ सिंगल वैल्यूएशन या डू अ सिंगल रन ऑफ द सिस्टम. अच्छा, सब्सिक्वेंटली व्हाट वी हैव सीन के पॉलिसी ग्रुपिंग, अब जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया के एनुअल कोहोर्ट होंगे, सेमी एनुअल कोहोर्ट होंगे, मंथली कोहोर्ट्स होंगे. जो पॉलिसी ग्रुपिंग है अभी कुछ सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि जी इसमें एनुअल कोहोर्ट ही बनेंगे और आप इसके अलावा नहीं कर सकते काम. तो दिस इज समथिंग कि आपके ऊपर वो है कि ऑप्शनैलिटी खत्म हो गई. स्टैंडर्ड अलाउज यू मल्टीपल फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग्स. तो क्या ये जो ग्रुपिंग्स है ये मैनेज आपने खुद करनी है, लोग अपने पास एक इंडिविजुअल ने बैठ के ग्रुप बनाने हैं और फिर उसको ट्रैक करते रहना है जब तक वो पॉलिसी खत्म नहीं होती या उसके क्लेम्स पे आउट नहीं हो जाते, या सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग मैनेज करेगा? दिस इज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली. Yeah, ideally it should be automated, लेकिन not necessarily कि every system does this. तो this is also a criteria कि whether जो आपके पास सिस्टम आ रहा है क्या ये ऑटोमेटिक ग्रुपिंग कर सकता है. सिमिलरली क्या ये तकाफुल एंड कन्वेंशनल, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी कंपनीज दोनों बिजनेस करती हैं, तो क्या ये तकाफुल एंड कन्वेंशनल को सेपरेटली मैनेज कर सकता है ना सिंगल सिस्टम, या फिर हमें दो इंस्टेंसेस लेने होंगे, एक में तकाफुल चलाना होगा, एक में कन्वेंशनल चलाना होगा, और हम दो जगह इनपुट्स दे रहे हैं, दो जगह मैनेज कर रहे हैं और इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो दिस इज अ प्रोसेस. और ये भी एक डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है कि आपके पास जो इंटरनेशनल सिस्टम्स अगर आते हैं तो क्या ये इंटरनेशनल सिस्टम तकाफुल को इजीली अकोमोडेट कर लेगा, गिवन द क्वेश्चन के तकाफुल अभी तक हमारी जो क्राइटेरियाज हैं, जो रूल्स हैं, वो उसमें चेंजेस एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन IFRS 17 या उसकी रिक्वायरमेंट. ये कि तकाफुल का अकाउंटिंग फॉर्मेट भी मोस्ट ऑफ कुछ ना कुछ चेंज होगा, जो भी इसकी फाइनल फॉर्म. अभी आपने किसी तकाफुल कंपनी को इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, लेकिन सर अभी तकाफुल पाकिस्तान के केस में तो क्लैरिटी नहीं है कंप्लीटली. अभी देयर इज स्टिल डिस्कशन गोइंग ऑन, और वो वर्किंग कमेटी एंड आई थिंक SCCP एंड ICAP विल आर आल्सो वर्किंग ऑन दिस कि इवेंचुअली बेंगलादेश में भी कहीं आपने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया? नहीं, इसमें है, देखिए उसमें तकाफुल उस तरीके से नहीं जिस तरह हमारे यहाँ तकाफुल है. हर एक मुल्क का तकाफुल का फ्लेवर अलग है, तो उसमें वो समझ लें वो इफेक्टिवली इट्स जस्ट तकाफुल इन नेम. उसका हमारे तकाफुल से कोई इतना मुकाबला बनता नहीं है वकाला मॉडल से. हम ये मॉडल दूसरा होगा, हमारा मसाल था. सिमिलरली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ओनर्स की टैगिंग है. ये जो ओनर्स क्राइटेरिया लग रहे हैं, ये जो ओनर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये ऑटोमेटेड हो रहे हैं या मैनुअल हो रहे हैं? एक तो ऑप्शन ये है कि आप सिस्टम में अपने पास जो मैनुअली जो है ओनर्स आप टैग करें, आइडेंटिफाई करें और इसके बाद आप सिस्टम में इसको अपलोड करें, या सिस्टम के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है, थ्रेशोल्ड है कि वो ओनर्स को आइडेंटिफाई कर सके, टैग कर सके और इवेंचुअली फिर उसी ग्रुपिंग्स को मेंटेन कर सके. ऑनर्स का तो जो क्राइटेरिया फुलफिलमेंट का जो वगैरह था ना, तो वो तो उसको प्री डिटरमाइंड हम सिस्टम में बिल्ड करेंगे. लेकिन अच्छा, नॉन लाइफ के केस में जो है ना थोड़ा, क्योंकि ये नॉन लाइफ बेस्ड डिस्कशन है, तो नॉन लाइफ के केस में थोड़ा सिंपलर है, क्योंकि जनरली 99% ऑफ द टाइम यू हैव 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट. तो उसमें अगर आप नॉट डिस्काउंटिंग, तो वेदर आप फुलफिलमेंट कैश फ्लो अनडिस्काउंटेड बनाए तो वो सेम ही बनेगी. तो वहां पर लेकिन स्टिल आपको आइडेंटिफाई करना विद इन अ पोर्टफोलियो के ओनर्स है कि नहीं है, बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड प्री डिफाइन करना. तो दिस इज जी मैं उसी पे आ रहा हूँ. मतलब अभी द पॉइंट इज कि हम ये क्राइटेरिया डिफाइन कर लें कि क्या क्राइटेरिया इवैल्यूएशन के में जरूरी है,
to identify a system. क्या सिस्टम जब चुन रहे हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या चीजें आपके सामने रखनी है? अच्छा, सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नॉट एवरी सिस्टम हैज एक्चुअल इंजन। सारे सिस्टम्स में जो है वो कैलकुलेशन नहीं होती होती। दे एक्सपेक्ट कि आप कैलकुलेशन इनपुट करेंगे और उसकी अकाउंटिंग एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो सिर्फ अकाउंटिंग मॉड्यूल को लेके चल रहे हैं और वो एक्चुअल इनपुट इज एक्चुअली एन इनपुट, और आपने उसको मैन्युअली काम करवाना है या किसी को एंगेज करना है या आपने खुद करना है और आपने उसको करवा के देना है। और जो कि नॉन लाइफ के केस में भी सिग्निफिकेंट इनपुट हो जाता है। सिमिलरली IFRS 17 के जो क्या सारे डिस्क्लोजर्स मिलेंगे, कंप्लीट डिस्क्लोजर सिस्टम जनरेट कर रहा है या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है? IFRS 17 के सारे आइटम्स जो आपके केस में रिक्वायर्ड है वो क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है सिस्टम से, नहीं हो रहा? क्या सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हमें कुछ कस्टमाइज टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड हो कि हम कस्टमाइज टेम्पलेट जनरेट कर सकें या निकाल सकें जो कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के रिव्यू के लिए जो जरूरी हो, तो वो हम इसको कर सकें। सिमिलरली जो आउटपुट कैलकुलेशन अगर एक्चुअल इंजन है तो जो आउटपुट निकल रहा है इज दिस ऑडिटेबल और नॉट, आप क्या उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, उसको जाके आप रिव्यू कर सकते हैं। और प्रोसेस क्या फुली इंटीग्रेटेड है या मैनुअल है, कितनी इंटीग्रेशन अवेलेबल है, कितनी एपीआईज अवेलेबल है क्या? क्योंकि मैनुअल इनपुट कुछ हद तक हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टिंग योर टीम के अब कंप्लीटली हर वैल्यूएशन पे जो है वो आप 50 CSVs अपलोड कर रहे हैं और उसमें कोई गलती भी हो सकती है, तो कितना इंटीग्रेटेड प्रोसेस है और कितना एरर फ्री प्रोसेस है? एक्सपोजर को भी कंटिन्यू करना है। तो एट दी एंड जो आंसर वही आता है कि टोटल टाइम आपका कितना लगता है क्लोजिंग प्रोसेस में, टोटल टाइम कितना लगता है आपका वैल्यूएशन प्रोसेस में, दिस इज द क्राइटेरिया। तो टेक्निकली सबसे जो क्रक्स ऑफ दिस होल डिसीजन मेकिंग है कि आपका जो पूरा फाइनेंशियल क्लोज प्रोसेस है कि आपकी क्लोजिंग से लेके आपकी ट्रायल तक की जो जर्नी है वो कितने दिन में जाके हो रही है, क्या वो 3 दिन में हो रही है या वो 10 दिन या 15 दिन लग रहे हैं उसको पूरी जर्नी को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्लोज। तो अगर हम सिस्टम्स के हवाले से बात करें तो इंटरनेशनली तो सर बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। FIS के सिस्टम है, SAPs के हैं, Aon के, Moody's के, Towers Watson के, सेकंड फ्लोर Agility SAS। आपको एक डिस्टिंक्शन नजर आएगी कि समटाइम्स के कुछ एक्चुअल लेड सिस्टम्स हैं और कुछ अकाउंटिंग कंपनीज लेड सिस्टम्स हैं। जो एक्चुअल लेड सिस्टम्स है जनरली यू विल सी कि उनमें टेक्निकल कैलकुलेशन काफी सोफिस्टिकेटेड होगी, लेकिन अकाउंटिंग जो आउटपुट है वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा कंपेयर टू जो अकाउंटिंग लेड सिस्टम्स हैं। वो सब लेजर लेवल में बहुत अच्छी आउटपुट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल इंजन होता नहीं है या वो सिग्निफिकेंट इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका वेंडर किस तरफ से आपको पुश कर रहा है और कहाँ से वो, वेदर इज एन एक्चुअल लेड सिस्टम और एन अकाउंटिंग कंपनी लेड सिस्टम। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ ये दिस के वेंडर कौन है, अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो देयर विल ऑलवेज बी अ चैलेंज, क्योंकि मेजॉरिटी सिस्टम्स जो है वो US, UK या यूरोपियन कंट्रीज में अगर जब प्रिपेयर हुए हैं, डेवलप हुए हैं, तो वो पाकिस्तान में उनकी इम्प्लीमेंटेशन विल ऑलवेज बी अ चैलेंज। आप लोगों ने क्या किया? सर हमारा कंप्लीट इन हाउस, जी जी, एवरी सिंगल पर्सन इज हियर एक्सेप्ट फॉर द क्लाउड आर्किटेक्ट, वो हमने एंगेज किए थे इंटरनेशनल। तो यहाँ पर मौजूद है, तो एक ये है कि पाकिस्तान की रेगुलेशन के हिसाब से, पाकिस्तान के डेटा के हिसाब से, हमारी प्रैक्टिसेस के हिसाब से वेदर ये चीज बन रही है नहीं। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल वेंडर होगा तो कॉस्ट भी हाई है और अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल टीम सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सिमिलरली कि जो जिसने सिस्टम बनाया है, जो डेवलपर्स हैं या जो मेंटेन कर रहे हैं या जो चेंज कर सकते हैं सिस्टम में, क्या वो लोकली अवेलेबल भी है कि नहीं है? आप तो लोकल है, आपकी कॉस्ट तो कम होगी। सर बिल्कुल आपने में पूछे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 लाख तक का सिस्टम है वहाँ? जी मिल सकता है बिल्कुल। बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आ रहे हैं और बहुत सारे अभी और भी आ रहे हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं ना कहीं सिस्टम इंटरनेशनली मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन फिर उधर ही रहता है कि हम उनको इधर लेके आए इनसे फिर, और देयर इज ऑलवेज सम कुछ चेंजेस आ रही होती हैं हर वक्त। आप देखें तो रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आ रही हैं, कोई रिक्वायरमेंट हमारी चेंज हो रही है, तो वेदर दीज चेंजेस कैन बी अकोमोडेटेड वेरी क्विकली। एक्चुअल कैलकुलेशन की हमने बात की थी कि एक्चुअल कैलकुलेशन सब नहीं दे रहे, वो बहुत डिफरेंट है, कुछ सिस्टम्स में है, कुछ सिस्टम में ये मॉड्यूल ही नहीं है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक जनरल प्रैक्टिस इस वक्त चल रही है वो ये है कि आप एक सेट ऑफ कैलकुलेशन या सेट ऑफ एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं एक और सिस्टम से, और फिर वो वापस आप अपने सिस्टम में लेके जा रहे होते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड एफर्ट कि आपने बैक एंड फोर्थ बार बार करना है 2 सिस्टम्स में। मतलब तो ये भी एक इफेक्टिव चैलेंज है। और इवेंचुअली जो लोकल प्रैक्टिस की बात थी कि हमारी जो मेथोडोलॉजी है, हमारी जो प्रैक्टिस लोकली है, वेदर वो सिस्टम्स अकोमोडेट कर सकते हैं उन प्रैक्टिस को, मेथोडोलॉजी को।
तो इसी के केस में बेसिकली हम IFRS 17 सिस्टम पे काम कर रहे थे, हम उसका नाम डेल्टा रखा है। तो डेल्टा कंप्लीटली एंड टू एंड IFRS 17 सिस्टम है, इंक्लूडिंग एक्चुअली जो सिस्टम कैश फ्लो भी बना रहा है, कैलकुलेशंस भी कर रहा है, रिस्क एडजस्टमेंट भी एस्टिमेट कर रहा है, डिस्काउंटिंग भी कर रहा है जहां जहां रिक्वायर्ड है, अकाउंटिंग एंट्रीज भी प्रिपेयर कर रहा है, उसकी पोस्टिंग भी कर रहा है। कंप्लीट कॉर्पोरेट लेजर, आपको डेटा से लेके कॉर्पोरेट लेजर तक फुली इंटीग्रेटेड एंड टू एंड प्रोसेस बनाने की कोशिश की, और डिजाइन स्पेसिफिकली ये बताओ कि जो हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट नोट जो आपने दिए थे या लेवल ऑफ एग्रीगेशन दिए थे, जो आईपी की नॉन लाइफ, वही फॉलो कर रहे हो या? जी वही फॉलो कर रहे हैं, पूरा उसी लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आप उससे ज्यादा ग्रैन्युलर, हमने और थोड़ा सा ग्रैन्युलर कर दिया था, क्योंकि हमें लगा कि कुछ कंपनीज की हमने प्रैक्टिसेस देखी थी कि वो प्रोडक्ट लेवल पे भी ग्रुप पोर्टफोलियो बना रहे थे, तो हमने सिस्टम को उससे थोड़ी सी ज्यादा। वही चाह रहे हैं कि वो जो हमने इनिशियली मेहनत कर दी थी जी जी तो वही होना चाहिए। जी कॉन्सेप्चुअली वही फॉलो हो रहा है, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें वही फॉलो हो रही है। तो जो सिस्टम के अगर अपने स्पेसिफिक फीचर्स के बताएं तो वो एक्चुअरियल मॉड्यूल कंप्लीटली अवेलेबल है, जो नॉन लाइफ के लिए फुली केपेबल है और सारी रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल करता है। अकाउंटिंग मॉड्यूल कंप्लीट है, ट्रायल बैलेंसेस, आप जर्नल लेजर्स, जर्नल एंट्री पोस्टिंग्स वगैरह ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। फुली क्लाउड बेस्ड है, कोई आपने हार्डवेयर नहीं इंस्टॉल करना, आपने बस वेब पे जाना है, लॉग इन करना है और आपका सिस्टम उधर से अवेलेबल है। कोई डाउन टाइम का आपका रिस्क नहीं है, कोई मेंटेनेंस का रिस्क नहीं है, एवरीथिंग इज देयर कवर्ड इन कंप्लीट। तो इवेंचुअली आइडिया ये है कि क्योंकि जो सारा डेटा आ ही रहा है, तो उस पर जो आइडियल जो वैल्यू एडिशन है वो एनालिटिक्स की है, कि आप इससे एनालिटिक्स से वैल्यू तो ऐड करें। कि IFRS रिपोर्टिंग तो एक चीज हो गई, लेकिन फिर ऊपर ऑन टॉप आप कंपनी स्पेसिफिक टेम्पलेट्स बना सकते हैं, जो एनालिटिक्स की लेयर कंप्लीटली अवेलेबल होगी। आप उसको, क्योंकि जैसे मैंने इनिशियली हम बात हो रही थी कि अगर पोस्टिंग्स ब्रांच लेवल पे हो रही है, तो यू कैन हैव दीज एनालिटिक्स ऑन अ ब्रांच लेवल एज वेल, या पॉलिसी लेवल पे अगर आपका डेटा है तो पॉलिसी लेवल पे आप देख सकते हैं इसको। तो खैर मैं क्विकली इसको गो थ्रू करूंगा कि पाकिस्तान के लिए एग्जैक्टली बना हुआ है, डिजाइन पाकिस्तान के लिए, इसी इंडस्ट्री के लिए यही, और हमने आपके साथ ही काम किया और यहीं से सीखा है। नॉन लाइफ जितना मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ ही सीखा है, और आप लोगों के साथ काम करके ही सीखा है। तो उसी को सोच के बनाया है और इसी के हिसाब से बनाया है, और एग्जैक्टली वही डेटा का ड्राइव है, वही कॉन्सेप्चुअल ड्राइव है जो यहाँ से हमने सीखी है। कंप्लीटली लोकल सपोर्ट है, इस वक्त टीम अवेलेबल है, टीम जब रिक्वायर्ड होगी, नीडेड होगी, वो उसको कोई इंटरनेशनल पहले ये होता था एक्चुअली सर्विस खाली आप अल्फा 19 तक की देते, जी जी ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होती है। जी इसे कह रहे हैं सर, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने भी अपना आपको ट्रांसफॉर्म करने की। IBM और बीच में आया था जी जी, तो अब वही बात थी हमारी कि हम अपने आप को किस तरह चेंज कर रहे हैं। तो द आइडिया इज कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो दोनों चीजें मिक्स होंगी हमारे। कॉस्ट कंपेटिटिव ऑब्वियसली विल मेक श्योर, राणा साहब आपका आंसर इस पर मिल जाएगा, कॉस्ट आपकी कंपेटिटिव होगी और हमारी कोशिश होनी भी चाहिए, हटनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए, क्योंकि कंपनियां भी बहुत सारी है, कम आता है, कम 40 कंपनियां तो घर पे 40 हमने कहा ना पाकिस्तान के माइंड से बनाया है अपने पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में जनरल माइंड ये है कि दिस स्टैंडर्ड IFRS 17 इज जस्ट अ रिपोर्टिंग, इट्स नॉट चेंजिंग योर प्रॉफिट्स। बिल्कुल मतलब आपके जो बिजनेस में जो इनकम होनी है उसको चेंज नहीं करता। जी ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, तो रिपोर्टिंग की कॉस्ट पहले कंपनी कंपनी देख के करती है ना, कि जस्ट टू रिपोर्ट अ थिंग आपको कितनी कॉस्ट स्पेंड करनी चाहिए। जी मैं ये बात कर रहा हूँ अपना जो इन्वेस्टर है, स्पॉन्सर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दे थिंक लाइक दिस कि यार इट्स जस्ट अ रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लायंस, यू हैव टू डू द रिपोर्टिंग, आपको करना, वही सब काम करना पड़ेगा। बिल्कुल इससे जो है वो क्या है, when you are investing so much money, तो इसीलिए जो है वो आपने जैसे बताया कि सिस्टम इतने अवेलेबल है, तो सबको पता है कि सिस्टम अवेलेबल है। जी बट मेन फैक्टर ये है कि जो जो शुरू में आपका चार्ट था, जो क्वेश्चन मार्क था, उसको कितना वो आपका सिस्टम पूरा कर रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, और फिर जाहिर है उस पर कितना इन्वेस्टमेंट लगती है। एब्सोल्युटली। अब इसमें सर आपको बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि दिस इज प्योरली रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क राइट नाउ, लेकिन एक चीज ये है कि इसको आपने इवैल्यूएट दो चीजों से करना है। वही जो उसी डिसीजन पे अगर आते हैं कि एक तो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, जो आप जो मॉनिटरी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, एंड द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज आप जो लगा रहे हो, तो आपकी टाइम एंड कॉस्ट एंड रिसोर्सेज कितनी बच रही हैं, और इवेंचुअली विल ट्राई टू। एम हमारा सर ये है कि इस कॉस्ट को जो है टाइम एंड द अमाउंट स्पेंड जो है ना एज मिनिमल एज पॉसिबल हो, और इसको कंप्लायंस को हम कंप्लीट करें, और इसके बाद अगर कोई वैल्यू एडिशन हम कर सकें इंशाल्लाह तो उसमें ऐड करें। डेटा एनालिटिक्स की जैसे लेयर ऐड की है, तो डेटा एनालिटिक्स इज वन थिंग व्हिच इज वैलिडेशन, एंड प्लस ये कि जो एजिलिटी और एफिशिएंसी है लेकर आया है, तो ऑब्वियसली कि आपकी जो रिसोर्सेज इवेंचुअली बचती हैं, तो वो थोड़ा सा एक आपको एक सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि आपकी HR कॉस्ट की सेविंग है
आप बेहतर तरीके से उनको किसी और जगह डिप्लॉय कर सकते हैं, ज़्यादा efficient decision making and all for all purposes. So this is something that is also built, basically we thought that way कि इसको हम इस तरीके से बनाएं कि जो कंपनी का टाइम जो है इस कंप्लायंस को मीट करने के लिए वो कम से कम, so that ये कि बात यार सही है, बट वो तो बाकी सिस्टम्स में भी ये चीज होगी ना कि रिसोर्सेज कम से कम डिप्लॉय डिपेंड किया। नहीं, जो बाहर के सिस्टम है वहाँ भी इन चीजों को कंसिडर किया होगा। हमने कुछ देखी असल चीज जो आएगी वो ये कि सिस्टम की एफिशिएंसी तो है, ठीक है, वो अपने कॉस्ट फैक्टर जी, जी, कंपनीज को बेयर कर सके। रिजल्ट के इज नॉट अभी मुझे अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई वैल्यू एडिशन हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं हो रहा है। इट्स अ रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट समथिंग। डायरेक्टर स्ट्रेट पूछते हैं कुछ क्या फायदा है? हाँ क्या फायदा है पढ़ी तुम्हारी, अब मुझे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, अर्निंग ज्यादा दिखाओ, मुझे उल्टा ऑनर्स और उसकी वजह से अर्निंग शायद खराब भी हो सकती थोड़ा सा ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी है, मतलब देखें वो डायरेक्टर्स को आपको कम से कम ये तो नजर आएगा कि आपने ओनर्स कौन से रिपोर्ट किए हैं, हाँ। तो ये जो है वो कौन कौन से ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आइडेंटिफाई होते हैं। आइडिया एक और ये था कि ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम हो, हमारा एक जो मकसद था मेन कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस जितने कम से कम चेंज होना उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके क्लेम्स का प्रोसेस हो गया, आपके अंडरराइटिंग का प्रोसेस हो गया, हम उसको वी ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो एग्जिस्टिंगली मिनिमाइज हो। तो जितना आपके सिस्टम में इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रही है ना, मैं दोबारा वो उसी को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, उसी को यूज करना चाह रहा हूँ, रादर देन मैं आपसे जो है ना और एडिशनल जो है ना काम एक्सपेक्ट करूँ। तो ये जो सिस्टम बेसिकली डेल्टा का आइडिया है कि ऑन टॉप लगेगा, आप ही के सिस्टम के साथ चलेगा, जो आपके सिस्टम में चीजें होंगी वो एक्सट्रैक्ट हो रही होंगी, वो पुश हो रही होंगी, और इस सिस्टम को वही यूज कर देगा प्रोसेस। ऑरेकल के साथ है और इवेंचुअली जो आइडिया है कि क्योंकि देखें वही जो हमने इनिशियली बात की थी कि रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बाद में थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, तकाफुली रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, तो कम से कम यू नो कि ये फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी सिस्टम को लेके फुलफिल हो जाएंगी। और यू विल नॉट बी एबल कि आपको ये नहीं करना होगा कि आपने इंटरनेशनली वापस उस वेंडर को एंगेज करना है और आपने उसे कुछ करना है कि यार ये चेंजेस कर। थोड़ा सा डेटा फ्लो मैं दिखा दूं, फिर हम सिस्टम पे चलते हैं, इसका डेमो दिखा देता हूँ कि बेसिकली आइडिया ये है कि आपके एग्जिस्टिंग डेटा सर्वर या आपके एग्जिस्टिंग जो डेटा जहाँ क्या स्टोर है, वहां से एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूल होगा जो डेटा को इस डेल्टा की रिक्वायरमेंट की शेप में ट्रांसफॉर्म करेगा और हमारे पास डिप्लॉय होगा। वहां से ये डेल्टा जब IFRS 17 के सिस्टम में आता है तो सिस्टम में एक्चुअल इंजन रन होगा, अकाउंटिंग इंजन रन होगा, सारे रूल्स चलेंगे, और IFRS 17 का जो आउटपुट है कंप्लीट कॉर्पोरेट लेजर हो। मतलब इसमें ये IFRS ऐसा नहीं है कि सिर्फ IFRS 17 के आइटम दे रहे होंगे, क्योंकि हम आपके सिस्टम से इंटीग्रेटेड हैं। अगर जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो कंप्लीट कॉर्पोरेट डीएल एक्सट्रैक्ट होगा, एक एक चीज इसमें निकल रही होगी। तो इसमें आपके एनालिटिक्स रिपोर्ट्स, इवन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जैसे होगा प्रीमियम स्टेटमेंट और क्लेम्स मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी इसी से जनरेट हो सकता है। तो आइडिया यही है कि हम इसको एज मच एज पॉसिबल, इसको वैल्यू एडिशन की जहां बात आ रही थी कि हम इसको एज मच एज पॉसिबल इंटीग्रेट करें और कंप्लीट रिपोर्टिंग आपके पास लेके आए। मैं काम करता हूँ, मैं डेमो पे लेके जाता हूँ। आई थिंक मुझे वापस हमारा स्क्रीन शेयर करनी होगी। एक चैट पे भी सवाल पूछा भाई खास बात है, बताइए क्या सवाल। Yes, You highlighted that Delta also deals with actuarial valuation. Does it mean there is no need to engage actuarial? उस पर भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो सवाल है कि फिर आईबीएनआर की सेपरेट एक्चुअली तो नहीं रखता हो, अगर आप सिस्टम आपको बता दें होपफुली मैं रखता हूँ। क्या ये इस तरह से होगा कि आपके आईबीआर कैलकुलेट हो जाए और कोई एक्चुअली उसको सिर्फ रिव्यू करके वैलिडेट कर। बेसिकली आईबीएनआर कैलकुलेट नहीं, हम ये करेंगे कि आईबीएनआर के जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली से ले लिए जाए। तो डेवलपमेंटल फैक्टर्स कुछ पायदार होते हैं, वो डाले जाए और सिस्टम फिर आपके डेटा को उठा के डेवलपमेंटल फैक्टर को यूज करते हुए आईबीएनआर दे दिया गया। लेकिन वो फिर आपको कहीं से भी सर्टिफाई तो कराना होगा ना एक्चुअली। मसला सर उसमें यही है कि वो ऑडिट रिक्वायरमेंट भी आपकी ड्राइव होती है। अच्छा मेरी स्क्रीन आ रही है? प्रैक्टिकली आईबीएनआर की इन्फॉर्मेशन एनुअल पे है ना आपकी रिक्वायरमेंट, अभी तो एनुअल पे है, पहले क्वार्टर पे भी बहुत सारी कैलकुलेशंस चाहिए होंगी। आई डोंट नो उस पे भी वो इस तरीके से क्वार्टर पे खुद ब खुद निकाल देगा इन्हीं फैक्टर्स को यूज करते हुए, rather than हर दफा आईबीएनआर निकलवाएगा। अकाउंट्स आप बनाते हैं ऑडिटर्स को। मैं दिखाता हूँ सर, फिर इसके बाद आई थिंक आपकी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो बेसिकली एक वेब एड्रेस होगा हर जो भी इम्प्लीमेंटेशन जिसकी होगी, तो फॉर एग्जांपल efu.ifrstech.com या privaconsulting.com के साथ आपका सब डोमेन होगा। आप उधर जाएंगे, आपके क्रेडेंशियल्स होंगे। क्योंकि ये डेमो अकाउंट है मेरे पास, तो इस
ये डेमो वर्जन है मेरे पास, तो इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन यूजुअली जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें फिर आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी लॉगिन कर रहा है वो वही है जो जो इंडिविजुअल ओनर है उसका। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल है नॉर्मली। और इसके साथ ये आपका सिस्टम का डैशबोर्ड, ये क्लियर है सबको, ऐसे ही नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि इनिशियल डैशबोर्ड आपके पास नजर आ रहा होगा, और उस डैशबोर्ड में हम काफी कस्टमाइज कर सकते हैं इसको कंपनी स्पेसिफिकली। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने हिसाब से या अपनी डिस्कशन टीम के हिसाब से कुछ डैशबोर्ड जो आउटपुट्स चाहिए कि लॉस रेशियोज मेरे क्या आ रहे हैं, अर्न प्रीमियम मेरे क्या है, रिकवरी रेशियोज मेरे क्या है, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले किए जा सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो की स्टेटिस्टिक्स की हाईलाइट जो जनरली आप मतलब वीकली बेसिस पे या सेमी एनुअल बेसिस पे देख रहे हैं, तो वो इसमें देखी जा सकती है। इसके साथ मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, आई थिंक इनपुट से भी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो इनपुट में इनपुट डेटा, आई थिंक डेटा का सवाल भी इनिशियली हमारी डिस्कशन हुई थी कि डेटा क्या रिक्वायर्ड होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ डेटा है जो इस सिस्टम को रिक्वायर्ड है। जूम कर लेता हूँ अगर क्लैरिटी में। ये एक लिस्ट बनाई है जो आइडियली ऑटो इंटीग्रेटेड होगी। मोस्टली चीजें ऐसी है जो हमने देखी हैं कि नॉन लाइफ कंपनी के पास होती हैं, क्योंकि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली क्लेम का ईयर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इंटीमेशन डेट, लॉस डेट, इंडोर्समेंट टाइप्स आपकी कौन सी हैं, जीएल कोड्स की डिटेल्स आ गई, इंश्योरेंस टाइप्स आ गई, इंटीमेशन रजिस्टर कंपनी के पास होते हैं, पाकिस्तान में एक के साथ इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्ट कोड्स की वर्किंग एंड ट्रीटी की इन्फॉर्मेशन। तो दीज आर सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है। और जहां हम इम्प्लीमेंटेशन अभी कर रहे हैं वहाँ दिस इज कम्प्लीटली फुली इंटीग्रेटेड। तो जितना डेटा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है। और सारा डेटा जो सिस्टम में मौजूद है ना, जी। सिस्टम में जी, वाइड से बात किया है, ये इनपुट रिक्वायर्ड डेटा है। तो बेसिकली आपके सिस्टम से हमारे सिस्टम में डेटा जो रिक्वायर्ड है ये अपलोड होगा, इंटीग्रेट होगा, अपलोड नहीं होगा, इंटीग्रेट होगा। तो आइडिया बेस्ट जो सिस्टम है वो इस सिस्टम में जाके इंटीग्रेट हो सकता है, हर सिस्टम में हो सकता है, जी, हर सिस्टम में हो सकता है। हो या इस तरह की रिक्वायरमेंट हो। टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं, I'm not जी, an जी, expert। हाँ, उनको पता है, लेकिन मैंने इनको सवाल पहले पूछा तो बोला अच्छा, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि एक कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं तो उनके पास IGIS लगा हुआ है, तो हमने नहीं ये FANCI के जी, तो उसके साथ इंटीग्रेट करें। यानी कि काफी कंपनीज एक तो IGS पे काम करती है, जी, इनके साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। यानी सिस्टम खुद ब खुद ही डाटा एक्सट्रैक्ट कर देगा। जी, मतलब उस आप मतलब शुरू में आधार प्रोग्रामिंग करेंगे, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपकी आईटी इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा और इंटीग्रेट हुआ हुआ है। प्रोसेस आईडी डिफाइन कर देंगे, तो इसके बाद ये खुद बिल्कुल ऐसे नहीं आप पूरा एक्सट्रैक्ट करें फिर एक्सेल में करके फिर जी 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 नहीं ये नहीं होगा, और हम इसको अवॉइड भी करना चाहते हैं। तो दैट्स पीपल शुड बी क्लियर है, जी, जी। वो भी समझ जाएंगे बात। जी जी कि आपने बार बार CSV जनरेट करके नहीं करनी होगी। आइडिया ये मैं भी लेवल दिया तो वहाँ पे एक्सेल जी जी इसको बना रहा हूँ। अपने सिस्टम से निकालें, के- करें, फिर एक्सेल में दूसरे सिस्टम में अपलोड करें तो कैलकुलेशन हो जाएगी। ये है या कि सिस्टम इंटीग्रेट नहीं इंटीग्रेट होगा। ये रियल टाइम पे होगा। नहीं देखिए, रियल टाइम पे आपके ऊपर है, आप अगर चाहें तो डेली बेसिस पे इसको सिंक कर लें। देखिए हमारी APIs अवेलेबल है, हमने जहाँ पर काम किया वहाँ हम कर रहे हैं। आई थिंक अभी हमने फ्रीक्वेंसी रखी है मंथली रखी है कि हर महीने, लेकिन आप इसको हर वीक कर सकते हैं। क्या आपके पास APIs अवेलेबल है, आप डेली कर सकते हैं। अब जो हम फायदा नहीं है ना, हाँ वो वही बात है कि आप आपका टाइम कंटेंट तो है ना, मंथ एंड आप मंथली करें, डेली करें, वीकली करें, आपकी चॉइस है। आपने डेटा पुश करना है, उसके साथ हम बेसिकली IT टीम के साथ काम करके आपको ये पूरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूल बना के भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास इन हाउस अच्छी टीम है, और बहुत सारी कंपनीज के पास है, दे हैव वेरी गुड केपेबल टीम्स, तो वो खुद भी काम कर सकती हैं इस पे। डेटा की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि देखिए लिस्ट है, ये लिस्ट वेरी सिमिलर टू व्हाट एवरी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज सपोज्ड टू हैव, और ये मोस्ट लाइकली है। और जहां जहां हमने देखा है वहां पर मौजूद है। कंपनीज मंथली अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग करती है और लीगल रिक्वायरमेंट जो रेगुलेटर का तो अगर हम मंथली करते हैं मंथली सिंक कर लें। ये जो रिक्वायरमेंट है ये मैंडेटरी है या कुछ ऑप्शनल है? इसमें देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, अगर नल होगी तो हम उसको, मैं आपको मैपिंग बना सकता हूँ। ये सरसरी तौर पे दिखाने का था, जिसके साथ इम्प्लीमेंटेशन करूंगा मैं आपको पूरा बेसिकली स्कीमा दूंगा कि ये चीजें नल हो सकती हैं, ये डेट्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये नंबर्स हैं। तो इस स्कीमा पे आपने टाइप वगैरह सारी बताइए, जैसे रिक्वायरमेंट है बिजनेस टाइप, जी जी ये किसी सिस्टम में नहीं है तो क्या करेंगे? सर देखिए बिजनेस टाइप तो खैर बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है कि हाँ अच्छा, अब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिनिमम होना जरूरी है, वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी है जो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, जैसे ब्रांच के केस में मैंने एक ब्रांच का ID तो हर कंपनी में होना,
लेकिन ब्रांच के केस में मैंने जोन्स भी लिए हुए हैं कि आपका रीजन कौन सा है, और तो वो बेसिकली आपकी रिपोर्टिंग के लिए कि एनालिटिक्स में यूज हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो छोड़ने को मसला नहीं है, वो नल चली जाएंगी। ज्यादातर रिक्वायरमेंट जो नजर आ रही होती है, जैसे ये आई डिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन है, सिस्टम डिपार्टमेंट की एब्रीवेशन होती है जिसको जी जी होती है। आपके सर आपके सिस्टम में मैंने मुझे अंदाजा है, आपके सिस्टम में ये सारी चीजें कुछ अबाउट नहीं है पिवटल कंपनी अपने प्रोडक्ट में एब्रीविएशन डाल देती है कि जी जी नहीं है। पॉलिसी की एब्रीविएशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं है या ग्रुपिंग की जैसे हम बात करेंगे नहीं है, तो क्या मैं उसको एक्सेल में करके अपलोड करने की फैसिलिटी होगी? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन आइडिया ये है कि हम उसको एक्सेल में ना करें तो बेहतर है, हम आपके टेक टीम के साथ उसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है, मतलब कुछ हद तक। एक इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है ही नहीं ना, जो वो जी। मुझे पहले तो उसको जनरेट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन की, यहाँ पे तो चाहिए वो जी इंफॉर्मेशन, जी ठीक है? तो वो टेम्परेरी बेसिस पे के फ्यूचर में तो चलो मेरे सिस्टम में कैप्चर हो जाएगी, अभी नहीं है। जी इस वक्त अगर नहीं है तो क्या ये मैं जी अपलोड हो कर सकता हूँ? बिल्कुल अपलोड हो सकता है। ये सारी रिक्वायरमेंट आपको अल्टीमेटली सिस्टम में अपनी फील्ड्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, एक अच्छी चीज देखें ये कि ये आपका जो फेज 3 की जो रिक्वायरमेंट है ना, फेज 3 की रिक्वायरमेंट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट डेटा की है, जो पार्ट ए है आपका। तो डेटा में बेसिकली वही एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वक्त तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है या आपने सिस्टम नहीं लिया तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि सिस्टम क्या मांग रहा है। अब आपके पास ये सिस्टम का पूरा एक डिफाइंड स्कीम है कि मुझे ये चाहिए और ये देना है। एज लॉन्ग एज यू मीट दिस रिक्वायरमेंट, तो आप कम से कम उस पार्ट ए की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होगी। अच्छा, मूविंग ऑन, अगर इस पे सब क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, एक्चुअली जी जी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम पैरेलल जीआईएस जो है वो चला रहे हैं, तो उसका जीएल मॉड्यूल हमें फिर डिसेबल करना पड़ेगा। वो एंट्री किस में उसमें, यानी वो उसका जीएल मॉड्यूल हमें ख़त्म करना पड़ेगा, वो नहीं चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको कुछ भी डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। आइडिया इस के ये जीआईएस भी अगर आपके पास है तो उसकी जनरल एंट्रीज को भी सिंक कर रहा है, तो जो आप वहां पर पोस्टिंग्स कर रहे होंगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हमारा एम ये है कि हम दो जगह आप पोस्टिंग ना कर रहे हो, आप इधर भी कर रहे हैं आप उधर भी कर रहे हैं। तो आपका सवाल बड़ा वैलिड है। तो जो IFRS 17 की जितनी रिक्वायरमेंट है ना, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम पोस्ट कर सकता है। और ये जो है मतलब तो हमारे आपकी काउंटिंग एंट्रीज है वो उसी सिस्टम में होती रहेंगी जी जी जैसे हो रही हैं। जी तो आपका सिस्टम बेसिकली रिपोर्टिंग सिस्टम है। Exactly. इससे रिपोर्ट निकाल के जो उस फॉर्मेट में और जो भी जी। function करनी जी तो हम जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को डू अवे नहीं कर सकते। आपके ये वाला जो है ना वो सेपरेट मॉड्यूल के तौर पे काम करेगा कि हमें नहीं, IFRS 17 की कौन बात कर रिपोर्टिंग रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? फहाद सुल्तान फ्रॉम NICL। ये ना आपके सिस्टम के साथ अटैच इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन मेन काम जो है वो आप उसी सिस्टम में करेंगे जिसमें अभी करते आ रहे हैं। जो आपका मेन सिस्टम है उसी में अकाउंटिंग एंट्रीज और जो अंडरराइटिंग फ्लो और इंश्योरेंस फ्लो और क्लेम फ्लो होता रहेगा। जब उसमें डाटा हो जाएगा उस डाटा से एक्सट्रैक्ट करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, और जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसकी बेस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम को डेवलप करेगा, हमें करनी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीटली डेवलप होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट्स का फ्लो देख लें तो ये सवाल का जवाब मेरे ख्याल से काफी तसल्ली। अच्छा, इसमें आप वही सिमिलरली कि आप पोर्टफोलियोज डिफाइन कर सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो कि IFRS 17 के पोर्टफोलियोज क्या होंगे और आपके डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके केस में कोई टेररिज्म से या फायर को कंबाइन करना चाहता है तो आपको कैपेबिलिटी है। अगर आपके पास जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो यहाँ आप डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक जगह और भी जी, तो पोर्टफोलियोज आपके डिफाइन होंगे, ग्रुप्स आपके डिफाइन होंगे इधर ही। इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं या री इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं तो ग्रुपिंग कंप्लीटली इधर डिफाइन होगी। वैसे मैं 1 मिनट अगर मैं चीज काफी देर से खड़ा था, सेशन टाइम आउट हो गया। अच्छा, हाँ, वो सेशन टाइम आउट हो जाता है इसमें। स्क्रीन आ गया वापस? शेयर करेंगे। ये आ रही है ना जी। तो पोर्टफोलियोज आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। अपने पास पोर्टफोलियो के क्राइटेरियाज हैं आपके पास यहाँ।
कि कौन कौन से पोर्टफोलियो किस पे मैप होंगे, तो ये कंप्लीटली आप डिफाइन इसी में कर सकते हैं। ग्रुप्स आप पूरे डिफाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस के जो ग्रुप्स है और री इंश्योरेंस के ग्रुप कंप्लीटली सेपरेट होंगे। तो एक एक प्रोडक्ट बेसिकली जो है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्रोडक्ट को एनुअल कोहोर्ट्स बनाना चाहते हैं, प्रीमियम एलोकेशन अप्रोच लगाना चाहते हैं, आप सेमी एनुअल कोहोर्ट बनाना चाहते हैं, आप इसको क्वार्टरली कोहोर्ट बनाना चाहें, आपके पास ऑप्शन है। किस सेशन पे होगा कि यूजर के डिस्क्रिप्शन पे है। नहीं मॉडल कौन सा यूज होगा? देखिए जब आप डेटा कैप्चर करेंगे तो सिस्टम ही आइडेंटिफाई करेंगे। सिस्टम आइडेंटिफाई, देखिए मसला ये कि ये अगर वो सिस्टम ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो एक चैलेंज ये हो जाएगा कि एक मार्जिनली भी कुछ एक्सीड हो रहा होगा तो उस पर मॉडल चेंज हो जाएगा। यूजर पे जी अभी यूजर में है इसको, हमने इसको ऑप्शनैलिटी यूजर की दी है। यूजर के पास ये भी ऑप्शन है कि वो उसको एनुअल कोहोर्ट बनाए, सेमी एनुअल बनाए। सिस्टम ये तो मतलब उसको आइडेंटिफाई करके दे कि वेदर दिस पीए अप्रोच विल बी एप्लीकेबल और जीएम। जी ये ऑन एरियाज में तो दायरे पे जीएम ही अप्लाई होगा ना। जी ओनर्स में भी मैं इनिशियली वही बता रहा था कि इसमें आपके पास जो ऑप्शन है ना वो बेसिकली एक तो प्रोडक्ट ग्रुपिंग का ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट कौन कौन से ग्रुप करना है। इवन विद इन अ पोर्टफोलियो आप चाहें तो ग्रुपिंग सेपरेट कर सकते हैं। और ओनर्स के जो क्राइटेरिया, ओनर्स में अगर मैं आ जाऊं तो ओनर्स में बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज कि हमने एक ब्रेक, आई थिंक वो इनिशियली भी हमने बात की थी कि एक ब्रेक इवन रेट डिफाइन कर दिया है। तो हर प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जांपल आपका फायर इंश्योरेंस है या मोटर इंश्योरेंस है, तो मोटर के फॉर एग्जांपल प्राइवेट अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट्स और कंपनी का सेपरेट होगा ना। जी तो आप इनपुट कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर वो फिर सिस्टम जो है उसको कैच करेगा कि क्या ब्रेक इवन पॉइंट है। जी बिल्कुल, वो पॉलिसी लेवल पे चेक करेगा कि फॉर एग्जांपल आपने मोटर सेट कर दिया 1% पे कि 1% से नीचे मेरी जो अगर मैं 1% से नीचे पॉलिसी इशू कर रहा हूँ तो वो ओनरस होती है, और 1% से ऊपर इशू कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि वो प्रॉफिटेबल होगी। तो हर पॉलिसी जो भी आप नई पॉलिसी इशू करेंगे तो सिस्टम चेक करेगा कि 1% से नीचे है कि ऊपर है। अगर नीचे को देंगे तो वो तो जाहिर है सब सेम ही करेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? नहीं 1%। जब हम उसकी बात की थी तब लास्ट 5 years के जी बेस पे गए थे ना। जी बिल्कुल तो जो भी हम परसेंटेज देना चाहिए कह रहे परसेंटेज हम दे दे। जी। असल में इसको फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से दी है कि हम ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं और ये भी किया जा सकता है, लेकिन उसका चैलेंज ये है कि फिर वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके ना आना शुरू हो जाए। सिस्टम ने अगर अनएक्सपेक्टेडली आपके बहुत सारे ओनर्स करना शुरू कर दिया तो आपकी स्टेटमेंट में नजर आएगा कि यार ये तो, और जो कुछ होते हैं कॉन्शियस डिसीजन होते हैं कंपनी के तो इसको मैंने 5 year एवरेज की वजह से जो है ना आइडिया, जो आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट, तो ये आपके पास हर प्रोडक्ट लेवल पे इनपुट रिक्वायर्ड है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो, लेकिन आइडिया इससे इवेंचुअली जब ओनर्स टैग हो जाएगा तो पॉलिसी की मेंटेनेंस, पॉलिसी कैप्चर रिस्क ही होगा ना, जाहिर है कोई भी डिफाइन करेगा कि ये ऑनलेस है, तो हर कोई फिर पीए अप्रोच अप्लाई करेगा। देखिए सर वो तो आप मैं आपकी रिपोर्टिंग तो नहीं कर सकता ना, मतलब मैं बेसिकली आइडिया इससे फिर ऑडिटर आगे चैलेंज करेगा, फिर एक एग्जैक्टली आपको फ्लेक्सिबल दे दिया है तुम्हें, आप ऑडिट चैलेंज तुम्हारा ले होगा। वो आपकी जिम्मेदारी है हमें करवाना वो हम तो इनका रिकॉर्ड नोट रख देंगे सामने मुझे है। जी अगर आप ओनर से सिर्फ इसलिए बचना चाह रहे हैं कि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो फिर फिक्र ना करें। इसमें तो बेसिकली आप थ्रेशोल्ड सेट कर लें, आपने जो भी ब्रेक इवन रेट सेट करना है आप उसको सेट कर सकते हैं। इवेंचुअली इसका जो V2 पे हम काम कर रहे हैं उसमें हम और रेटिंग फैक्टर इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि और ग्रैंड करो, लेकिन उससे आई थिंक काम बढ़ जाएगा इनिशियली। तो इनिशियली जब कंपनी रिपोर्टिंग शुरू कर देंगी फिर होपफुली हम जो है ना उसको और इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। सिमिलरली री इंश्योरेंस के पोर्टफोलियोज भी आपने डिफाइन करना है, री इंश्योरेंस के ग्रुप भी डिफाइन करना है, और उन ग्रुप्स पे वो टीटी के ग्रुप्स अलग बन रहे हैं, फैकल्टेटिव के ग्रुप हमारे केस में अलग बन रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब टीटी की ग्रुपिंग आप करेंगे तो यहाँ पर आपको हर ट्रीटी को आप कोहोर्ट पे डिफाइन कर सकते हैं, वो सिमिलर प्रोसेस होगा। इसमें ओनर थ्रेशोल्ड वैसे रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो रिकवरी के हिसाब से वो चल रहा होता है, लेकिन एक एक चीज ब्रॉड साइड में उधर भी आएगा जी, तो एक एक चीज इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपने जब ये सारी चीजें कर ली, आपने फिर जो बेसिक दूसरी चीज जो अपडेट करनी है वो करनी है असम्पशन। डिस्काउंट रेट असम्पशन आपकी हो गई, IBNR असम्पशन हो गई। इनके मैं इनपुट्स आपको दिखा देता हूँ एक दफा कि क्या इनपुट्स है। तो एक तो इनपुट डेटा हो गया जो हमारी असम्पशन है कि ऑलफुली इंटीग्रेटेड होगा और APIs अवेलेबल है जो पुश होगा। जो मैनुअल इनपुट होंगे ना वो 4 चीजें होंगी, और वो इसमें एक होगा जो IBNR के जो सवाल आया था आई थिंक, तो IBNR का जो क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट फैक्टर है वो रिक्वायर्ड है एज एन इनपुट। अभी क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट फैक्टर जो है वो बेसिकली आपका मल्टीप्लाई होता है आपके क्लेम से और IBNR कैलकुलेट होता है। जनरली अगर जो कंपनी विद लार्ज बिजनेस वॉल्यूम या स्टेबल बिजनेस ना, तो उनके CDF काफी स्टेबल होते हैं, तो एक्चुअल वैल्यूएशन की जरूरत हो सकती है आपको, लेकिन एनुअली बेसिस पे हो सकती है आपको, ऐसा नहीं कि हर मंथ पे या हर क्वार्टर पे करानी है अपडेट करने की। जो लास्ट रिपोर्ट्स होगी तो उसके फैक्टर्स तो मुझे डालना जी वो बिल्कुल वो फैक्टर्स आप डाल सकते हैं, और वो नए हर दफा नए डेटा पर मल्टीप्लाई करके आउटपुट निकल रहा है।
ये CTF आपका इनपुट है, ये भी सिस्टम से ऑटोमेट किए जा सकते थे, लेकिन आइडिया ये कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें भी, क्योंकि जो सिस्टम IBNR के असम्पशन में बहुत सारी सब्जेक्टिव असम्पशन होती हैं। आप इसमें आउटलायर रिमूव करते हैं, आप इसमें स्मूथिंग करते हैं, वो चीजें इसमें जो है ना ऑटोमेटेड बिल करना जो है ना बहुत रिस्की है। उसमें जरूरी नहीं कि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड हो वही आगे फ्यूचर भी कंटिन्यू करे, यानी कुछ ना कुछ उसकी एडजस्टमेंट देनी पड़ती मतलब बाकी क्या है होता है ना कि जो आपके मेजर क्लेम्स होते हैं वो आप एक्सक्लूड कर देते हैं। जी जी। तो क्लेम IBNR होता क्यों नहीं क्लेम्स में ना, एक क्लेम अगर 31 दिसंबर में बड़ा आग लग गई वो तो उसको रिपोर्ट हो गया ना, वैसे हो गया। तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हो जाता है। और इंटीग्रेट हो जाता है, तो आपका जो IBNR का फैक्टर है वो इसलिए चेंज नहीं होता। वेरिएशन आती है मेडिकल के क्लेम्स में, क्योंकि वहाँ पे मेजर क्लेम्स नहीं है, मतलब छोटे छोटे अल्ट्रेशन। कोई बीमारी हो गई हेल्थ में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, वो डाटा मूव कर जाता है। उसकी वजह से सीजनल बीमारी आ गई, बीमारी आ एक नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, तो ज्यादा कॉल भी हर साल बढ़ रही है, वहाँ पे फर्क आता है। बाकी तो वो एक ही फैक्टर चेक करता है। यही आइडिया कि बेसिकली और मंथली रिपोर्टिंग भी ताकि होती रहे, बार बार हमें उस पूरे प्रोसेस में ना जाना पड़े। सीटिंग नंबर आपके पास आ रहे होंगे और ईयर एंड पे आप Before system start working, start calculation, extracting data, तो मुझे थोड़ा समझ ये आया कि अभी बहुत सारी आपको चीजें सिस्टम में ना इनिशियल स्टेजेस पे assumptions फीड करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी, और 8-10 चीजें आपने बताई कि जी 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 ये सारा प्रोसेस कितना टाइम होगा? सर, ये पूरा वैसे तो ये इम्प्लीमेंटेशन पैकेज का पार्ट ही होगा, मतलब जो हमारी, हाँ लेकिन मैं वही बता रहा आप हूँ। कहेंगे अच्छा आप साहब ये बता दें कि ये इसके लिए क्या करना है, तो मैं एक चीज मैं भी देखूंगा, फिर एक चीज बताऊंगा कि इसी चीज ये जो बिफोर सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन का एक फेज है डिफाइनिंग, जी जी आपने सर्टेन पैरामीटर और सारी assumptions और बहुत सारी चीजें आपने बताई जो डिफाइन करनी है, ये भी तो एक लंबा प्रोसेस। जी जी बिल्कुल लंबा प्रोसेस, ये काफी लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये आपकी एंगेजमेंट जो है ना जनरली जल्दी होती है। हमें अभी जो एक जगह हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हमें अभी तकरीबन 6 महीने हुए हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 8 से 9 महीने में एक एंड टू एंड फुल प्रिपरेशन हो सकती है। क्योंकि देखिए बहुत सारे डिसीजन हैं, आप वही है ना कि ग्रुपिंग आपने किस तरह करनी है, आप बहुत सारे ग्रुप ट्राई करेंगे, पोर्टफोलियो आप बहुत सारे ट्राई करेंगे, मुझे कहेंगे यार इसको चेंज करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, आउटपुट निकालें, तो ये आइटरेटिव भी होगा, लेकिन 6 से 8 महीने लग जाते हैं ओवरऑल आपको फाइनल डिसीजन में कि टोटल। स्टाफ है कि इतने सारे कंपनीज में वो सारे इम्प्लीमेंट कराते हैं। सर देखिए इसमें बहुत सारी कंपनीज आपके ऊपर ले लिए तो इसमें देखिए दो बॉटल नेक, मैं जब सुबह सबको फोन कर रहा है, कोई ड्राइव पे चल रहा है, तो सभी को कर रहा है, परेशान हुआ। सुमेधा मेडिसिन एक जिसमें सर आपने अच्छा काम जो किया था ना, जिसकी जो इसकी वैल्यू अब आपको नजर आएगी ना, वो था कि आपने कम से कम पोर्टफोलियोज और ग्रुप्स की जो है ना क्राइटेरिया एक जगह यूनिफाई करवा लिया। तो यूनिफॉर्मिटी में कम से कम ये होगा कि आपको इनिशियल रिपोर्टिंग में जो है ना आपको इतना इशू नहीं होगा। अच्छा सिस्टम ये केपेबल, मैं वहीं पर आ रहा हूँ ये जो टाइम टू डिसीजन मेकिंग है ना, वो इनिशियली हो सकता है कि नॉन लाइफ के केस में जो है ना वो एक ट्रेंड बन जाए, वो काफी कम हो जाए अगर कंपनी स्टिक करती है उसी गाइडेंस नोट और उसी जो हमारी प्रिपरेशन थी उसके हवाले से। तो मोस्ट लाइकली ये जो डिसीजन मेकिंग का टाइम है बहुत कम हो सकता है। जो मोस्ट टाइम होगा ना वो आपका होगा डेटा इंटीग्रेशन का। उसमें भी अब दो सवाल है ना, अगर आपके पास अपनी टीम है तो हमारा टाइम फिर बहुत कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। और जो अगर किसी टीम के साथ इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो भी टीम अवेलेबल है। हमने ये कि हमारे पास अच्छी रिसोर्सेज, बेसिकली पिछले 2 साल से हम रिसोर्सेज ही कंपाइल कर रहे हैं कि एज मच एज पॉसिबल के आते भी होंगे लोग, जाते भी जी ये आते भी जाते भी, लेकिन इंशाल्लाह ये चीजें दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। नॉन लाइफ में कम से कम आपके साथ काम करके एक अंदाजा हो गया कि हमें एक रिलेशनशिप भी है और एक अंदाजा भी हो गया कि किस तरह के इनपुट्स आते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। ये सारे इंश्योरेंस कंपनीज को देख करके एक स्टैंडर्ड तो आप खुद भी बना सकते यही हैं। बनाया ना ये आपका स्टैंडर्ड है, जी, जो ठीक है ना। अगर इसके जो सेटअप है वो तो आप फर्स्ट टाइम अपने डिफाइन कर देंगे। अब जब ये रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने हिसाब से फिर उसको कस्टमाइज कराएंगे उसकी बिल्कुल। ग्रुपिंग की, उसमें फिर जरूरत जो है वो पड़ेगी कि भाई वो ग्रुपिंग को जो है किस तरह से आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ग्रुपिंग की एग्री है, मोर और लेस एडिशनल प्रोडक्ट है तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए इन्हीं को तो एंगेज किया था। एडिशनल प्रोडक्ट है आपने तो वही है ना। सही। तो इसमें अब लोगों को काम है कि उसे हिले ना, उसी में रहे, हाँ उसी में रहेंगे तो सबका काम होता है। हाँ कस्टमाइज हो जाएगा। तो बेसिकली आइडिया है कि इसमें 4 इनपुट्स हैं। टेक्निकली एक क्लेम पैटर्न अजम्पशन है, एक आईबी डिस्काउंट रेट की अजम्पशन है, एक आईबीआर की अजम्पशन है, एक रिस्क एडजस्टमेंट की अजम्पशन है। ये अजम्पशन इनपुट होंगे, मैं एक दिखा भी देता हूँ। तो बेसिकली ये क्योंकि डेमो वर्जन है तो इसमें हम रैंडम नंबर्स लाते हैं, लेकिन ये कंपनी के लिए स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से इनपुट जाएगी, रिस्क एडजस्टमेंट की अजम्पशन। और ये इनपुट हो गई।
इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। आप देखेंगे ये फाइनेंस की टीम को आई थिंक ये जो है वो सबसे इन्वेस्टमेंट की इनपुट होगी एक्साइटिंग क्लेम साइड पे LIC के केस में नहीं होगी ना। इस पे क्या नाम है? इसके बाद जो आसिफ साहब बात कर रहे थे ना, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने जो है ना वैल्यूएशन रेट देनी है, वो पसंद दबाना है। अब ये खुद सिस्टम UPR कैलकुलेट कर रहा है, IBR के ट्रायंगल जनरेट करके कैलकुलेट कर रहा है, रिस्क एडजस्टमेंट की कैलकुलेट करके बना रहा है, कैश फ्लोस प्रोजेक्ट कर रहा है। अब ये रनिंग टाइम है वो कितना होगा देख ले सर, वॉल्यूम ऑफ डेटा पे डिपेंड करता है ना। हमने अपनी जो डेटा है वो तकरीबन चलेगा तो बदलेगा। नहीं, हमने अभी चलाया है सर। टाइम जो हमारे पास एक्टिव डेटा पे चला है, तो हमें जो टाइम लग रहा है, वैसे उसूलन सॉफ्ट एडवाइस ये की जाती है कि हम हमेशा क्लाइंट को ज्यादा टाइम बताएं, तो 5 मिनट हमें बताऊंगा। लेकिन जो हमारे वॉल्यूम ऑफ डेटा कितना था? किस डेटा? तकरीबन मिड टीयर कंपनी के लिए समझ लें 2.5 लाख पॉलिसीज रन हुई है, समझ लें। बहुत टेक्निकल है। नहीं तो कम ही लगेगा, 5 से 6 मिनट में ज्यादा नहीं लगता। 2 मिनट और ऊपर हो जाएंगे। 1-2 मिनट और ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल कैलकुलेशन में उसको कोड में टाइम लगता है। जी को बिल्कुल देखें बफर सारे मैं अभी मुझे इब्राहिम ने ये कहा कि 5 मिनट बोलना, उसके टाइम और भी कम लगता है। तो बेसिकली फिर ये बिलीवेबल हो थोड़ा सा। असल में बेसिकली हमारा जो आर्किटेक्चर है वो क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर जो है, वो जिस टीम ने बनाया ना, वो जर्मन बेस्ड, तो उन्होंने इस तरह बना दिया कि अब पूरा पाकिस्तान भी इस पे वैल्यूएशन करे ना। एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, कोई डाउन टाइम नहीं है कंप्लीटली। हर कंपनी के लिए उस वक्त रन टाइम पे कम से कम 17 सर्वर्स खुलते हैं। अच्छा 17 सर्वर्स 17 पैरेलल कैलकुलेशन करते हैं। एंडोर्समेंट भी है, रिफंड भी है। जी सब इसमें अकाउंट फॉर कर रहा है सब। आप ये सारी चीजें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट बड़े हैं। जी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आपके सब 4.5 मिलियन भी हो जाएंगे ना, इसको हमने स्ट्रेस टेस्ट करके दिखा है, तो वो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो यही है कि आपके पास जो अब पूरे फाइनेंशियल बन के नजर आ रहे हैं, तो ये आपको कंप्लीट, क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन लेवल आपसे एंट्री लेवल डेटा ले रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो है पूरा PNL बन रहा है, जो डेट हो रहा है। और ये अच्छा, इससे पहले वैसे मैं आगे चला गया, ये जनरेट तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले आप कहेंगे कि यार इसकी ऑडिटेबिलिटी क्या होगी, फिर जो कैलकुलेशन हो रही है तो ट्रेल चाहिए। जी अब ये हर कैलकुलेशन का आउटपुट आपके पास CSV में आ रहा होगा, हर कैलकुलेशन का। तो जो रिजर्व मैंने पोस्ट किए हैं उसका आउटपुट आपके पास CSV में आ रहा होगा, और वो मैं दिखा देता हूँ आउटपुट का शेप किस तरह का है। अब फॉर एग्जाम्पल ये IBNR रिस्क एडजस्टमेंट और डिस्काउंटिंग का आउटपुट है, तो इसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट नंबर, पॉलिसी नंबर, जो स्टैंडर्ड इनकर्ड क्लेम, पोर्टफोलियो कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, कन्वेंशनल है कि तकाफुल है, प्रोडक्ट। जी फॉर्मेटिंग तो जैसे आप कहेंगे वैसी हो जाएगी। CSV फाइल है। ये CSV फाइल है कि इसमें IBNR आपने IBNR का फैक्टर कौन सा लग रहा है, पेड का लग रहा है, इनकर्ड का लग रहा है, फ्रीक्वेंसी कौन सी थी IBNR की, क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट फैक्टर कौन सा लग रहा था, रिस्क एडजस्टमेंट का आपने इनकर्ड पे हो रहा है, पेड पे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, रेट कौन सा अप्लाई हो रहा है, डिस्काउंटिंग का पीरियड कौन सा है, एक्सटेंसिव है। और आउटपुट आपको पूरा ये नजर आएगा एक पॉलिसी लेवल पे। आप इसका सम करेंगे, ये सम एग्जैक्टली इक्वल होगा आपके जो फाइनेंशियल में पोस्ट हुआ है। टेक्निकली सारी रिकम्प्यूटेशन आप एक्सेल पे ही करके चेक कर सकते हैं कि एक कंप्यूटेशन आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक कैलकुलेशन आप इसकी जो है ना आउटपुट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। ये ऑडिट ट्रेल में भी काम आएगा। ये बनी ऑडिट वाली आपकी। ऑडिट तो यही देखेगा ना, ऑडिटर तो इसी शीट पे काम कर रहा है। ऑडिटर ने कुछ भी नहीं करना, आपने ये आउटपुट इसको जो है ना पेस्ट करके दे देना कि भाई देख लो, रिजर्व चेक कर लो। ऑडिट का भी काम खत्म हो गया। नहीं, गलती से ऑर्डर की भी जिंदगी आसान है। ऑडिटर 60 आदमी कर देंगे। प्रोग्राम में तो खर्चा किया तुम्हारे यार वो तो कहेंगे हमें डबल करेंगे, IBNR की तरह बोलेंगे हमें प्रोजेक्ट सेटलमेंट हायर करना पड़ेगा। तो ले बनवाए थे ना, तो वो अपनी करेगा, पे लाया नहीं करेगा, डबल करेंगे सर, कंसल्टेंट जाएंगे हमें हायर। फाइल आ रही है ना, वो आप समझ लें कैलकुलेटेबल है, उनकी टीम भी श्रिंक होगा। कैलकुलेट हो जाएगा इससे स्ट्रेट। ये और ऑडिट कंपनियां करेगी 2026 से एडिशनल चार्ज के बोला IFRS 17 में काम एडिशनल करना पड़ रहा है। कंसल्टेंट हायर करना होगा। जी सबको हायर करना होगा। ऑडिट फर्म्स को भी चाहिए अपना कॉमन ग्राउंड बना के बैठे, ठीक है, बेसिस क्या होंगी, क्या चीज। हाँ अभी से पहले से तो आउटपुट आपके पास है। तो ये आप फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल हम बात करें तो आप फॉर एग्जांपल मंथली वीकली कर रहे हैं, तो एवरी मंडे अल्ताफ साहब के पास जो है ना अपडेटेड PNL नजर आ रहा होगा, या आपने सैटरडे को सिंक किया, मंडे को इनके पास जो रिजर्व्स की पूरी पोस्टिंग लाइव PNL नजर आ रहा है एवरी मंडे।
और जाके वो देख सकते हैं, और डैशबोर्ड पे आपके हिसाब के ग्राफ्स होंगे जो आप देख सकते हैं वैल्यूएट करने के। तो वैल्यू एडिशन जो है ना हम इस तरफ से सोच रहे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको सिमिलरली पूरी कंप्लीट P&L बैलेंस शीट के आउटपुट देंगे गुड थोड़ा सस्ता कर एक सवाल और है, रीचेबल ये सिस्टम में एक प्रोसेस बनाने के बाद डाटा आपके पास फैच होगा। अगर इस प्रोसेस के दरमियान कोई डाटा ऐसा है जो हम चाह रहे थे कि यार ये गलत चला गया है या एक दिन पहले का डाटा चला गया, अब उसको दोबारा हमें रिवर्ट करना है, तो ये प्रोसेस जी बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल रिवर्ट का प्रोसेस है, लेकिन हमने उसको अभी कम से कम ना अपने एंड की साइड पे रखा हुआ है। तो आपने आइडियली रिवर्ट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर कोई डेटा गलत इंपोर्ट हुआ है तो जो भी डेल्टा की टीम में आपका कॉन्टैक्ट पर्सन होगा, आप इसको कहेंगे यार ये डेटा इंपोर्ट हमने किया था। एक तो ये होगा अगर डेटा गलत गया तो वो तो आपको एरर दे देगा, रिटर्न कर देगा कि यार ये डेटा इंपोर्ट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर गलत हुआ है तो आपने टीम से कहना है तो वो रिवर्ट करेंगे अभी, लेकिन हम उसको दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वीकली अगर हम बात करते हैं, वीकली भी करना था लेकिन दरमियान में 1-2 दिन छुट्टी आ गई, अब वो 5 दिन का डाटा भेजना था वो भेज दिया हमने 4 दिन का या 3 दिन का, ऐसा कुछ हो गया। अब वो डाटा तो गलत चला गया, पोस्ट भी हो गई आपके पास। अब इसके पीछे सारे प्रोसेसेस भी जनरेट हो गए, लेकिन अब इसको रिवर्ट करना तो वो कैसे करेंगे? मतलब कोई है प्रोसीजर? डेटा को रिफ्रेश नहीं कर सकते, मतलब वो मैं बता रहा हूँ अपडेट होता है। मेरी आईटी टीम को अभी ये सुन रही होगी ना, तो वो वैसे इस पे बात में मना करेगी, लेकिन वो उनको क्योंकि डेटाबेस की इंटेग्रिटी की मेंटेनेंस होती है ना, जब अब इतना डेटा आ रहा होता है उस पर इतनी कैलकुलेशन पोस्ट हो रही थी, तो रिवर्ट हमेशा डेंजरस होता है। वर्स्ट के सिनारियो में हमारा कोशिश ये होती है कि हम इसमें देखें, वो जो एपीआई लेती है ना वो डेट्स लेती है, तो अगर एज लॉन्ग एज आपकी डेट सही आ रही है तो वो मैनेज करेगा, लेकिन रिवर्ट का ऑप्शन हमारे पास है। ऑलवेज हो सकेगा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में ये एरर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वैसे मसाइल की चीजें हमने बनाया हुआ पूरा रिवर्ट का मॉड्यूल है उसमें सब, लेकिन रिवर्ट उल्टा होगा। रिवर्ट इस तरह होगा अगर आपने प्रोविजन की कैलकुलेशन चला दी है तो सबसे, और तो वो पहले रिवर्ट होगी दोबारा, इसके बाद अगर डेटा इंपोर्ट हुआ है तो वो रिवर्ट होगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप। आपके पास तो ऐसी कोई स्लैबिंग नहीं होती कि भाई ये मैंने इस महीने ये डाटा मेरे पास आया और इसके अगेंस्ट में ये सारे प्रोसेसर्स या ये डाटा डेटा असल में रिफ्रेश हो जाए या बैक हो जाए। क्यूमुलेटिव, असल में क्यूमुलेटिव होता है डेटा, कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव होती है। देखिए अनंत प्रीमियम का रिजर्व तो मुझे पिछला डेटा जो रिटर्न प्रीमियम तो आपके आते रहते हैं, लेकिन वो किसी और जगह पे आपने सेव किया होगा ना, हर महीने का डाटा को आईडी होती है। आईटी वाले जी अपडेटेड डेटा अगर रिफ्रेश करूं, मतलब मेरा एक 10 जनवरी का डेटा है, फिर मैंने 20 जनवरी को और एडजस्टमेंट्स करके, तो वो मैं दोबारा से रीप्रोसेस नहीं कर सकता। जी आप कर सकते हैं। आप इंक्रीमेंट, एक तो सिस्टम इंक्रीमेंटल डेटा लेता है, मतलब क्यूमुलेटिव नहीं लेता। हर जैसे 10 जनवरी तक सिंक किया तो अगला फिर आप 11 से 20 देंगे। क्यूमुलेटिव डेटा वही मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा एक 31 दिसंबर भाई कट ऑफ लाइन, कट ऑफ डेट है, उसके अंदर मैं एडजस्टमेंट्स करता हूँ सब्सिक्वेंट पीरियड में, होती वो 31 दिसंबर। जी ठीक है, तो मैं दोबारा पूरा 31 दिसंबर वाला जो कि मेरा एनुअल ट्रायल बैलेंस होगा फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वो दोबारा अपलोड करके मैं दोबारा रीप्रोसेस करा लूँ, ऐसा पॉसिबल? नहीं सर, आप इसको इस तरह देखें, इसको ईआरपी की तरह सोचें, इसको टूल की तरह ना। मतलब ये हुआ ना कि एक प्रोसेस में पहले अपने एप्लीकेशन में बना के रखूं और उस प्रोसेस को पहले अपनी तरफ से पूरा फाइनल कर लूं, उसकी पोस्टिंग कंप्लीट करूं, देन मैं वहां फेंकूं। जी बिल्कुल। ये प्रोसेस को करना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस में भी आपकी तरफ से भी होगा कि भाई लास्ट में भी ये डाटा मिला था, और आप क्योंकि 7 दिन का डाटा मांग रहे हैं तो आप 7 दिन का फर्स्ट और लास्ट डाटा को भी आप चेक कर रहे होंगे हमारे। बिल्कुल। अगर ये चीज कर रहे हैं तो फिर तो देखिए इंपोर्ट पे चेक बिल्कुल लगा, इंपोर्ट पे जो डेटा आपने, जो डेट्स आपने डिफाइन किए सिस्टम को भेजते हुए, एपीआई को आपने डिफाइन किया कि मेरा स्टार्ट डेट ये एंड डेट ये सिस्टम कैलकुलेट करता है कि इसके बाद का कोई डेटा तो नहीं आ रहा, तो वो आपको रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसमें जो वो तो सच्ची और सिर्फ पोस्टेड डेटा आप अपने सिस्टम में, सर इसमें पोस्टेड डेटा लेके आएंगे, पोस्टेड डेटा की बात कर रहा हूं। तो मैंने जो सब्सिक्वेंट पीरियड में, जैसे पिवट के अंदर होता है, हम डेटा रिफ्रेश करके दोबारा एक रिफ्रेश का बटन दबा तो सारी चीजें अपडेट कर देता, तो क्या इसमें इस तरह का कोई टूल नहीं है? नहीं सर, वो देखिए इस तरह नहीं होगा क्योंकि डेटा क्यूमुलेटिव चल रहा है। ये सिंपल कह रहा है फाइनल डाटा पोस्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, आपने कैलकुलेशन रन की, डेटा दोबारा पहुंचाऊंगा, प्रोविजन यहीं से होंगे ना। देखिए प्रोविजन रन हुआ आपका, मैं एक मिनट फ्लो बता देता हूँ। देखिए आपने प्रोविजन रन किया, एक मिनट रुक जाए पहले, एक आंसर कंप्लीट हो जाए। आपने प्रोविजन रन किया फॉर एग्जांपल, और आपने ये पीएनएल देखा, आपने बैलेंस शीट देखी, आपको कुछ चीजें सही नहीं लगी, तो आपके पास यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप इसको जो है ना वो प्रोविजन को कैंसिल कर सकते हैं। आप दोबारा जाके आप अपनी असम्पशन चेंज करें, पैरामीटर चेंज करें, दोबारा रीरन करें, ये दोबारा सारी पोस्टिंग्स करेगा।
आप अभी भी समझ नहीं आए, आप दोबारा कैंसिल करें, आप जितनी दफा आप चाहें इसको फ्लो कर सकते हैं। जब आप फाइनल हो जाए ना कि ये नंबर जो है ना मेरे पीएनएल पे दिस इज द फाइनल नंबर, तब आप इसको अप्रूव करेंगे। लेकिन अप्रूव का मतलब अप्रूव है जिस तरह आपके सिस्टम में भी अप्रूव है कि जब आप एक दफा सिस्टम अप्रूव कर देते हैं, इसके बाद आप कैंसिलेशन चलाते हैं उस एंट्री के, आप उसको डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। आपके सिस्टम में भी जो डेटा होगा आपकी ईआरपी में वो डिलीट नहीं हो सकता डेटा, क्योंकि वो देखिए ट्रांजैक्शनल डेटा इसकी एक अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, ऑडिटेबिलिटी मेंटेन करनी है। आज हम डिलीट ये बताएं नहीं नहीं, वो सिर्फ इंक्रीमेंटल चाहिए। इंक्रीमेंटल नहीं चाहिए, जैसे पोर्टफोलियो है राइटिंग की तो स्टार्ट पॉलिसी स्केल हो गई, क्लेम हो, अब इंश्योरेंस होता है फाइनल होते हुए टाइम भी लग जाता है। हम पार्ट्स एंड पीसेस में कर सकते हैं इसके लिए नहीं, या वन गो में करना है। लेकिन आपको टाइम किस चीज पे लगेगा? इंश्योरेंस साइड री इंश्योरेंस पे पोस्टिंग में लगेगा टाइम? मुझे लगता है ये भी बात तो रेडी हो जाए। सर सुमैर जी 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 जी, एक सवाल हमारा भी है। एक तो ये कि एक मीडियम साइज कंपनी के लिए ये कितना इसका जो एक रन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, नंबर 1। और सेकंड सवाल ये कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आमतौर पे एक मीडियम साइज कंपनी के लिए, जिसका जो एनुअल रेवेन्यू अराउंड 700 to 1 बिलियन रुपीस है। सर रन टाइम का तो कोई मसला ही नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। अभी तक जो हमने टेस्ट किया है मीडियम साइज कंपनी में, तो हमें 5 से 6 मिनट के अंदर टोटल रन टाइम है। वो भी मैं आपको एक काफी प्रोविजन रख के बता रहा हूँ। वैसे जो कुछ रन जो हमने अगर अपनी सेटिंग से करते हैं तो 1 मिनट के अंदर भी होगा, लेकिन आप 5 से 6 मिनट का रन टाइम समझे, इससे ज्यादा ना समझे। इसमें सारी कैलकुलेशन हो रही होगी। और स्टोरेज सर आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये SaaS बेस्ड सिस्टम है, क्लाउड बेस्ड है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑन योर साइड इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। तो किसी किस्म का कोई स्टोरेज, किसी किस्म का हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपके केस में कुछ डिप्लॉयमेंट नहीं है, सिर्फ आपने लॉग इन करना है और आपने रिपोर्टिंग करनी है। नहीं तो जब मैं नेक्स्ट क्वार्टर पे जाऊंगा तो पुराने अगर पोर्टफोलियोज देखने वो फिर क्लाउड पे स्टोर होंगे? नहीं, आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप पुरानी रिपोर्ट देखनी है, आप पुरानी रिपोर्ट देखें। जिस तरह आपका फाइनेंशियल ईआरपी चलता है इस तरह ही चलेगा ये। अच्छा, तो इसके अप्रोक्सीमेट क्लाउड के चार्जेस अलग होंगे और इसके अलग होंगे, या दोनों के एक ही चार्जेस होंगे? देखिए वो जब पैकेज बनाऊंगा तो उसमें मैं आपके साथ बैठ के हम आपको बता सकते हैं कि चार्जेबिलिटी क्या है, लेकिन वो ऑल इंक्लूसिव होगा। आपको मतलब कोई सेपरेट इसके लिए अलग से कोई जो है जिद्दोजहद करनी होगी। एवरीथिंग विल बी कवर्ड एक साथ। ठीक है। और यूजर लॉगिन कितने होंगे इसमें आमतौर पे? देखा आपके पास थोड़ी जी, वो भी आपके पास है। मतलब हमारे पास अभी इस वक्त हमारी चार्जेबिलिटी में कोई लिमिट नहीं है। लाइसेंसिंग कॉस्ट और यूजर लाइसेंसिंग है, लेकिन वो आपकी चॉइस है। आप जितने यूजर लेना चाहें ले सकते हैं। आप 50 यूजर लेना चाहें 50 ले सकते हैं। सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं होंगे? इसका मतलब कोई हैकिंग ये आपके पास होगी सर, ये सारा डेटा क्लाउड पे होगा, लेकिन डेडिकेटेड क्लाउड पे होगा। मतलब उसका एक्सेस आप देख सकेंगे? नहीं, मैं भी नहीं देख ऐसा। इसमें तो 2 चीजें हैं। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो डेटा है इसमें हम कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं उठा रहे, पार्टी का नाम नहीं उठा रहे, लोकेशन नहीं उठा रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पॉलिसी नंबर जो है ना मेन ड्राइव करेगा। तो मतलब हर केस में और डेडिकेटेड होगा आपके लिए, आपका होगा। और बेसिकली हमने यही जो आर्किटेक्चर है ना सऊदी में भी अप्लाई किया है। IS 19 के केस में वहां पर एम्प्लॉय बेस्ड डेटा यूज हो रहा होता है। उसकी ऑडिट और उसकी कंप्लायंस भी हमने इसी आर्किटेक्चर से पास की है। जो चीजें हाइड होनी चाहिए वो ली। जी, वो हमने ली नहीं है। हमें रिक्वायर्ड नहीं। जब मुझे पार्टी का नेम रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ? आपको हेड ये एंड किस और कंपनी में इस टाइम इम्प्लीमेंटेड है IFRS 17 के हवाले से? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। अच्छा, अभी मतलब पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर? जी, पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, दूसरी ये बात ये कि इसके अंदर लाइफ कंपोनेंट इंक्लूडेड है या वो उस पे आप काम कर रहे हैं, या सिंपल ये नॉन लाइफ ही है? जी, लाइफ के लिए भी हमने उसको कवर नहीं किया है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। बेसिक पॉइंट है ये नॉन लाइफ इस पॉइंट इन टाइम पे अलग पड़ जाता है। ये नॉन लाइफ के लिए ये सिर्फ नॉन लाइफ के लिए। साहब एक आखिरी चीज आपके लिए थी है, मैंने कहा कि आपको क्या अच्छी लगे। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड एक्सपेंसेस। होता ये है कि जब ऑडिटर्स का डील करो ना, आपको पहले उनको एक ड्राफ्ट अकाउंट, आप पहले अकाउंट सेट देते हैं, वरना वो कहेंगे हम तो कभी इनिशियली नहीं करेंगे ना। आप तो एक सर्टेन टाइम पे नंबर या कुछ फॉर्मेट पे कोई चीज नहीं देंगे। आपका डाटा से जो भी डाटा इस वक्त अपडेट हुआ है, बहुत सी चीजें एंट्रीज पास हो रही होती हैं, कैलकुलेशन हो रही होती है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है। जी, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट भी है और सारे फैक्टर्स हैं।
वो हम सेपरेट कर रहे होंगे, पहला सवाल तो ये है। सही है। आप सिर्फ इंश्योरेंस की फिगर्स ला रहे होंगे यहाँ पे, जो आपने भी एसेट और लायबिलिटी। जी जी जी। बाकी हम अपना जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से करते आप जिस तरह करते हैं आपके प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। हैं। मैं पूछा हूँ, लेकिन आपका जो सवाल उठ के आएगा पूरा उठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो इंश्योरेंस कंपोनेंट है जिस पर IFRS 17 अप्लाई हो रहा है, सिर्फ वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में है। नहीं सर, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। आप जो पोस्टिंग अपने सिस्टम में करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर सिंक हो रही है, वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की भी हमने इन्वेस्टमेंट की आउटपुट इसमें नजर आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास होगी, सर तो ट्रायल भी पूरा आपका इसमें जनरेट हो सकता है। प्रैक्टिकली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी वहाँ लेकिन आप इसको सर आप सिंक ना करें डेटा। अगर आपके पास इस तरह का वो है, अगर कोई इशू आपको चैलेंज आता है ऐसे, या इस तरह की चीज आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप वो डेटा ही सिंक ना करें, तो आपका ट्रायल पूरा नहीं आएगा। देखिए जो आउटपुट है ना इसमें, जो आउटपुट इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट ऑडिट कमेटी से आधे घंटे पहले डिसाइड होती है कि लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है। या ऑडिट कमेटी में बाद जगह जाके डिसाइड होती है, इतना बड़ा उसमें इशू आता है, तो वो तो फिर होता है कि दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो फिगर डाल देते हैं। जी जी। अभी तो ये हो जाता है, तो अब क्या फिर दोबारा सारा रन चलेगा, क्या होगा? नहीं सर देखिए, कोई दोबारा रन नहीं चलेगा। देखिए ये अकाउंटिंग साइड है ना इसकी, वो इसी तरह है जिस तरह आपकी अकाउंटिंग साइड है। मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आप एवरी टाइम देख सकते मैं उसमें आपको लेके जाता हूँ। मैं नहीं देख सकता सर, मैं नहीं देख सकता, आप देख सकते हैं। हैं। वो कहते हैं सिस्टम तो मेरे पास है। सारे सर क्लाउड में, सर क्लाउड में है। आप लेते तो एक्सेस तो आपके पास है। अथॉरिटी तो किसी को नहीं होगा। जो भी जनरल की देखना चाहे, ये भी जनरल की देखना चाहे, बिल्कुल, इनकी देखना बिल्कुल। चाहे, आपसे जो एग्रीमेंट साइन हो गया, और जैसे ऑडिटर के साथ होता है जिसकी जाहिर है वो तो डेटा तो आपके सिस्टम में नहीं, अगर आपने मेरे डेटा है तो मैंने आपके अंडरराइटिंग प्रॉफिट तो वैसे ही आप IBNR केस में भी देख सकता हूँ। तो वैसे ही जैसे जीमेल वाला आपके लॉगिन जाके नहीं देख बात है। कोई रिपीट फॉर्मेट तो नहीं था आपका जो सवाल है ना, देखिए इसमें एक ऑप्शनैलिटी हमने इसी को मद्देनजर देखते हुए दी थी कि अब आपने सारी चीजें कर ली हैं, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो आपने पास करनी है, तो आप नॉन IFRS 17 है आपने किसी भी केस में, तो आप जनरल वाउचर भी पास कर सकते हैं जिस तरह। पॉइंट है ना, मैं तो जनरल वाउचर पास करूंगा अपने कोर सिस्टम में ना, ठीक है। या आप कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसा करें, क्योंकि अकाउंट्स यहाँ बन गए तो आप इसमें पास कर दें और फिर वहाँ भी कर दें। टेम्परेरीली अगर आपने करना है इमीडिएट, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा कि 99 एंट्रीज वहाँ हुई, दूसरा अकाउंट बन गया और एक एंट्री यहाँ हो गई है, एक घंटे वहाँ पे भी तो और हमारा मुझे अकाउंट बन गया, इनिशियल हो गया, उसने वो एक एंट्री जेल में मैं ये बताना चाहता देखें, मैनेजमेंट के पास चॉइस एक सिस्टम है, रिपोर्टिंग टूल है, ठीक है। इसमें कैपेबिलिटी है कि दिस सिस्टम कैन बिकम योर होल एंड सोल कॉर्पोरेट लेजर, ठीक है। आप अपना कॉर्पोरेट लेजर यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। पूरे फाइनेंशियल आप यहाँ से बनाए, जितनी भी JVs हैं आप यहाँ पे डालें, और जब आपके फाइनेंशियल क्लोज होता है, अकाउंट्स बनता है, तो जो एंट्रीज हैं तो यहाँ से ट्रांजेक्शन से डंप लेके अपना जो कोर सिस्टम है उसको आप अपडेट करते हैं, सो दैट नेक्स्ट ईयर के लिए वो अपडेट हो जाए। ऐसा रिस्क लेगा नहीं, सिस्टम ये जल्दी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या है कि देखिए जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं ना, कि मैं आपको बैंक से एग्जांपल देता हूँ। अब बैंक्स में क्या होता है कि कोर बैंकिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसका पूरा ट्रायल बैलेंस हर चीज बनती है, लेकिन ऑन टॉप क्या होता है, मेजॉरिटी बैंक्स ओरेकल फाइनेंशियल यूज कर रहे होते हैं एज अ रियल रिपोर्टिंग टूल। होता क्या है कि 4 बैंक से डेली बेसिस पे सिंक होता है, ओरेकल में डेटा आता है, फाइनेंशियल्स एडेड के बाद ओरेकल में बनते हैं, और ओरेकल में फाइनेंशियल्स बनने के बाद ऑडिट के बाद जितनी भी एंट्रीज हैं वो फिर कोर बैंकिंग में पोस्ट होती है, सो दैट ERP जो है उनका वो अपडेट हो जाए। सो इट्स अ प्रोसेस। वो सही है। तो ये फंक्शनैलिटी है। मैं समझ गया। मैं अब जैसे इंश्योरेंस के लेना चाहिए, नॉन इंश्योरेंस में नहीं आते। इंश्योरेंस में इसने एक IBNR कैलकुलेट किया है और आउटस्टैंडिंग क्लेम को फाइनलाइज किया है, तो क्या है डिस्काउंटिंग और कैश। अब ये इसकी GL एंट्री बनी, रिपोर्टिंग तो हो गई, फाइनल स्टेटमेंट P&L बन के आ गया आपके सामने। अब इसकी GL में भी एक कोई चीज डेबिट होनी है और कोई चीज क्रेडिट होनी है, P&L डेबिट होना है, तो वो एंट्री आप मैनुअली करेंगे जाके अपने कोर सिस्टम में, या क्या होगा? मतलब आपके सिस्टम पे वो एंट्रीज को एडवाइस करेगा कि नहीं, वो तो अभी भी आप मैनुअली करते हैं है ना। फर्स्ट हम करते हैं कि हम मैच करते हैं कि भाई फाइनेंस में बन के है
और इससे से मैच तो ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहेगी, ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू। ये अकाउंट के अक्सर इनिशियल होने के बाद होगी। जी तो ये प्रैक्टिस सेम है। प्रैक्टिस सेम रहेगी आपकी। इसमें सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे, मैनुअल एंट्री सब वही कोर सिस्टम में करनी होगी, कितना होगा ना। यहाँ पे भी ऑप्शंस है करने के, लेकिन पेपर में भी फिर कर आप वापसी हम डबल एंट्री होगी ना। लेकिन अभी नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं या नहीं, हम ये नहीं कहते कि आपको वापसी जो है ना आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। हम आप चाहते हैं कि आप वापस आए और जो सिस्टम में है वो मतलब वही चलता है। सब बात है, एक सिस्टम होता है कोड जिसको आप लेके चल रहे हैं, यही उसके उसी के ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो आगे फॉरवर्ड होते हैं, इस तरह होता है। जी जी तो ये है कि जब ये अकाउंट बन जाए, इसमें जो भी एंट्रीज मिसिंग है वो आपको कोड सिस्टम में मैच करके जो भी करते हैं। बिल्कुल। तो जो आउटपुट है आपके मतलब उसके लिए वो ये है कि आपके पास पोर्टफोलियो ये ट्रायल बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा तो पोर्टफोलियो के नाम, इंश्योरेंस टाइप, कन्वेंशनल तकाफुल है, जीएल कोड कौन सा है, जीएल का नाम क्या है, ब्रांच की आईडी क्या है, अब कोई बात आप बता रहे हो, सवाल नहीं है, जो नॉन इंश्योरेंस है सब होगा, पूरे सारे आइटम होंगे। होंगे तो उसमें भी तो बहुत सी आपकी एजम्पशंस होती है ना पॉलिसी में, तो वो आपने क्या अपडेट किया होगा इसके अंदर? तो मैंने डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, तो वो मैनुअल ट्रीट होंगी या किस तरह से होगा? ये बाकी इंश्योरेंस का तो आपने बताया ना कि जो आपने पैरामीटर्स या सेट किए हैं, अब ऑटोमेशन पे कैलकुलेशन होंगी और रिजल्ट जनरेट होगी। जी नॉन कोर में बहुत सी चीजें होती हैं, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट की चीजें होती हैं जी तो वहाँ पे तो पॉलिसी डिफरेंट होती हैं और चीज भी होती है। बिल्कुल सही है। सही है ना। अब वो जैसे एजिंग पे हमने क्राइटेरिया सेट किया है कि एक प्रीमियम अगर 1 साल से ऊपर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, आपसे प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, वो आपने सिस्टम करेगा या मैनुअली? नहीं, ये आप करेंगे, आप ही करेंगे। ये इंश्योरेंस के अलावा सारी ट्रांजैक्शन वैसे ही रहेंगी जैसी आपकी है। जब आप उधर पोस्ट कर लेंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बस ये होगा। हम वहाँ प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो आपके मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। आप प्रोविजन रिकॉर्ड करें, आप उधर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, नहीं हो करेंगे तो नहीं होगा। आपका प्रोसेस वही रहेगा, आपका स्टेटस को हम सिर्फ एक चेंज होगी कि आपने रिजर्व की पोस्टिंग सिस्टम खुद करेगा, बाकी आपका काम एग्जैक्टली वही रहेगा जैसा आप चल रहे हैं। आप वही चीजें करेंगे, आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, जब आपका फाइनल स्टेटमेंट जनरेट हो गया है, जी जी, इसमें भी ना बहुत सी रिक्लासिफिकेशन होती हैं, या आपके ट्रायल बैलेंस में वो क्लासिफिकेशन नजर नहीं आ रही होती, बट डिस्क्लोजर की क्लासिफिकेशन हो रही है, तो वो फिर आप मैनुअली उसको कर सकते हैं, नॉट इन द सिस्टम, मतलब आप फाइनल स्टेटमेंट को जी बिल्कुल। ये ट्रायल आप एक्सपोर्ट करेंगे जिस तरह आप अभी काम करते हैं, वो ट्रायल से आप अपने फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हैं, बाकी जो एडिशनल रिपोर्ट्स हैं वो आप जनरेट करते हैं अपने सिस्टम से। IFRS 17, अच्छा मैं ये दिखा देता हूँ कि IFRS 17 की जितनी रिपोर्ट्स जो ट्रायल से नहीं निकलती, डिस्क्लोजर पैक की जो बात कर रहा हूँ, वो सारा शामिल होगा। ये पूरा एक्सेल आपके पास एक डाउनलोड होगा जो आपको इस फॉर्म में बेसिकली जो आपको सारी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, LIC की मूवमेंट, LRC की मूवमेंट, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके देगा। ये सिस्टम ये आउटपुट पूरा पॉपुलेटेड होगा, सब कुछ जी ये पूरा पॉपुलेटेड होगा, इंश्योरेंस का पूरा पॉपुलेटेड होगा, इस एवरीथिंग विल बी पॉपुलेटेड इंक्लूडिंग सेंसिटिविटीज। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, ये चीजें निकलेंगी, बाकी चीजें अगर आपके पास जो है वो आपने खुद करनी है। क्योंकि आपके कोड सिस्टम में यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टिंग आ जाएगी। जी बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये जो आपने जी बिल्कुल कोड को तो वही चाहिए। LIC LRC की रिकंसिलिएशन किसकी? नहीं है, IFRS 4 से नहीं 417 की नहीं बनेगी। अभी बताओ जहाँ जहाँ दुनिया भर में इम्प्लीमेंट वाकई फायदा हो IFRS 17 इम्प्लीमेंट करने में। अभी तो चल रहा है, या यूजर वाइज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाइज या इंडिविजुअल वाइज, कंसल्टेंट को फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। लॉन्ग टर्म में होगा सर। देखिए कंसल्टेंट को तो एतराज नहीं है, वेरिएशन जो है रिजल्ट्स की वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। अब ये मैं कह रहा हूँ कि आपके रिजल्ट आपके सिस्टम जनरेट कर रहा है, जी तो आप ना एक जगह आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आपने टेस्ट भी किया होगा, तो इसको किसी ने वैलिडेट किया है कि आपका सिस्टम जो है जो IFRS 17 की क्या कहूँ एसेंस के हिसाब से सही है, प्रोड्यूस कर रहा है, कैश फ्लो डिस्काउंटिंग सही हो रही है, किसी कंपनी को ऑडिट हुआ है, किसी को आपने इसको अभी फिलहाल मैं आई वाज आस्किंग, आई एम नॉट सेइंग करना चाहिए, ये सर्टिफाई कर दिया कि हाँ ये रिजल्ट सही प्रोड्यूस कर। अच्छा तो देखिए ये अच्छी चीज ये है कि शबी जो है ना वो इस वक्त एक्टिवली खुद ऑडिटर एक्सपर्ट है सऊदी में, तो मल्टीपल कंपनीज का ऑडिट कर रहे हैं और ये हमारे सिस्टम का भी ऑडिट कर रहे हैं, तो इनका जो बेसिकली आउटपुट निकल रहा है, तो ये एक आउटपुट शबी से वैलिडेट करवाया, इस वजह से सर इन्होंने मुझसे इतना काम करवाया। ये जो आप नहीं ज्यादा नहीं वो ये जो आउटपुट जो निकल रहा है ना, ये इस ऑडिट में लिखी है, लेकिन एवरीथिंग अब तक खुद ही कर रहे हैं, इनके इंटरनल है। तो बहुत मसले बहुत मसले एक्सटर्नल ऑडिट जी देख रहे हैं, वही ऑडिट हो रहा है हो रहा है जी बिल्कुल। और अभी तक कोई फाइनल आया है कि ये आपके सही हो?
इम्प्लीमेंटेशन तो उधर हो गई है, अब तो रिपोर्टिंग चल रही है, तो उसी में फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, जी बिल्कुल समझे हो रहे हैं आ गए, ऑर्डर्स क्या आ चुके हैं इसका मतलब ऑडिट हो गया। हमारा सिस्टम नहीं लगा सर, हमारा system- आपने कहीं नहीं दिया था अभी नहीं, अभी पाकिस्तान में अभी तो बना है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें देखें एक चीज है ना, आपने एक एक्सेल शीट दे दी पूरी जी और वो और कहा ऑर्डर को दे दें, वो चेक कर देगा। तो हमने ये देख लिया कि एक्सेल शीट में कोई फॉर्मूला जो है आप बैक एंड सिस्टम पे कहीं होता नहीं है, मतलब एक सिस्टम की वैलिडेशन होती है ना कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और जो आपने फॉर्मूला रेट किया उसी पे कर रहा है। ठीक है, नया सिस्टम है ना, वो थोड़ा आपको शायद हाँ नहीं देखिए, उसमें आसानी यही रखी है, वो वैसे चूंकि वो CSV फाइल है तो वो पेस्ट वैल्यूज ही देगी, वरना उसके फॉर्मूला ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल नहीं, वो हम सिर्फ मेथोडोलॉजी पेपर्स देंगे। इससे ही आ रही है, तो सिस्टम में वैलिडेशन ये होती है ना, जी जी यही है सिस्टम सही रेट दे रहा हो, कंसिस्टेंटली सही दे रहा है, ये नहीं कि 10 इंटरव्यू के बाद सर अभी तक टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज अभी तक सही है। हम एक अच्छी चीज ये कि दिसंबर के जैसे ईयर एंड क्लोज होगा ना, तो जिसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसके हम IFRS 17 बनाएंगे। पाकिस्तान में तो पहले से इम्प्लीमेंट करा दिया है जी हमारे साथ अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो होपफुली जब उनके नंबर्स आ जाएंगे तो हम भी जब हम 4 और फिर हम भी देखेंगे कि उनके 4 के अकाउंट खुद प्रिपेयर कर रहे होंगे, 17 हम प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो हमें एक थोड़ी सी और वो आ जाएगी कि यार ये नंबर जो दोनों जनरेट हो रहे हैं बहुत ऑफ नहीं है। तो बेसिकली यही आउटपुट है और इवेंचुअली जर्नी यही पे खत्म होती है। आखिर में यही था कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम वगैरह ठीक, एक तो देखिए एक डिस्क्लोजर पैक है जो आपके पास आउटपुट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम आप दिखा रहे थे जी स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम, और बाकी ये दूसरे स्टेटमेंट ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर द पीरियड रिटर्न, जो आपका अभी जो स्टैंडर्ड SSCP का फॉर्मेट है। तो ये सिर्फ एक व्यू है कि इस तरह हो सकता है, लेकिन इससे और भी रिपोर्टें निकल सकती हैं आपको अगर क्योंकि हमारे पास डेटा है, आपको मैनेजमेंट की प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट, कस्टमर एनालिसिस रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आप लेना चाहें ना इससे, तो आप वो डायनामिकली बना सकते हैं। क्योंकि अच्छी चीज ये कि सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी बना हुआ है, बेहतर टेक्नोलॉजी बना हुआ है, वो काफी जो है ना फ्लेक्सिबल है, तो उसको हम काफी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए कंपनीज अपने हिसाब से भी जो है ना इसमें अपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स मांग सकती हैं, जो हम मिलकर डेवलप कर सकते हैं, जिसका आउटपुट एग्जैक्टली वही निकलेगा। तो समथिंग के जो हम कह रहे हैं कि ऑटोमेट करना चाह रहे हैं एज मच एज पॉसिबल, आपके पास जो इनपुट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो ऑटोमेट हो जाए। Any other questions ऑडियंस पे कोई सवाल हो? सॉरी ऑडियंस पे online? ऑनलाइन कोई सवाल उनका कोई सवाल प्लीज एक सवाल ही इन्होंने पूछा, सवाल कोई the basis of grouping of contracts, the software only group based on product description. सवाल पूछा नहीं, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डज नॉट, मैं इसको दिखा देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है। सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट लेवल पे ग्रुपिंग कर रहा है। दैट मीन्स के आपके पास हर प्रोडक्ट को जो आप स्पेसिफिकली उसका ग्रुप अलग कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के नीचे ग्रुप्स हैं, ग्रुप के नीचे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के नीचे पॉलिसी है। पॉलिसी लेवल पे अगर आपने ग्रुपिंग कर ली तो बहुत ही मतलब शदीद ये ग्रुपिंग जो हम कह रहे थे, दिस इज पोर्टफोलियो फॉर IFRS। नहीं, आई मीन टू से द ग्रुपिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो के बेसिस जैसे अभी कह रहे थे सुमैर के पॉलिसी लेवल के ऊपर हम ये ग्रुपिंग कर रहे हैं कि नहीं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि स्टैंडर्ड रिक्वायर्स कि हमने या तो कमेंसमेंट डेट या फिर जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है उस वक्त हमने अपनी पॉलिसी को एक ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तो पॉलिसी के ऊपर आ जाती है, तो हम इट्स बेटर कि हम स्टैंडर्ड को फॉलो करें रादर देन कि हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर एनुअल या सेमी एनुअल कोहोर्ट बना लें। नहीं, वो चीज हो रही है। देखें हमारे पास जो मौजूदा सिस्टम से डेटा उठ के आ रहा है, तो उसमें यकीनन उसके साथ एक प्रोडक्ट की फील्ड भी मौजूद है। तो जो ग्रुपिंग से ज्यादा बेहतर होगा, पोर्टफोलियो मैपिंग के लिए हम प्रोडक्ट के लेवल तक जा सकते हैं। अभी इसको देखें, आप ये अंडरराइटिंग कोहोर्ट से आपको क्या लगता है, क्या मुराद है? बेस्ड ऑन पॉलिसी जी, तो बेसिकली आप हर प्रोडक्ट लेवल पे आप अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुपिंग हो रही है वो बिल्कुल पॉलिसी लेवल पे हो रही है। तो आइडिया ये कि आप एनुअल अकाउंट का मतलब है कि आप जो इशू डेट फॉर जो पॉलिसीज एक साल के अंदर इशू हुई है वो सारी एक ग्रुप में जाएंगी। अगर आप इसको कहते हैं सेमी एनुअल कोहोर्ट, तो एक जो इनिशियल 6 महीने में जो पॉलिसीज इशू हुई है वो एक ग्रुप में जाएंगी। अगर आप क्वार्टरली कोहोर्ट कहते हैं तो हर जो इनिशियल क्वार्टर में जो हर क्वार्टर की पॉलिसीज अलग कोहोर्ट में जाएंगी और उनका ग्रुप कोड अलग होंगे, और मंथली बेसिस पर मंथली कोड। तो ये हर चीज पॉलिसी लेवल पे ही हो रही है।
लेकिन डिसीजन मेकिंग आप प्रोडक्ट लेवल तक कर सकते हैं, आपको पोर्टफोलियो लेवल तक नहीं, ग्रैन्युलैरिटी के लिए बता रहा था। लेकिन देन अगेन इसमें हम जनवरी के अंदर फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, तो हाउ कैन वी टेल कि हमें इस क्वार्टर के अंदर मतलब जो नेक्स्ट पॉलिसीज हैं हम उसके बारे में तो नहीं हम उसको ग्रुप कर सकते ना, हम तो जनवरी का ही बता सकते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है। जी, तो बेसिकली वो क्या है सिस्टम में कि डेटा पॉलिसी लेवल में मेंटेन होता है, और जैसे जैसे जी। पॉलिसीज आती जाती है उसमें ग्रुप कोड अटैच होता जाता है। तो ये ग्रुप कोड आपने अगर एनुअल सेलेक्ट किया होगा तो एनुअल बेसिस पे तो सारी 2023 की पॉलिसीज या सारी 2024 की पॉलिसीज को एक ग्रुप में अटैच करना होगा, और 25 की पॉलिसीज अलग ग्रुप में होंगी, 26 की पॉलिसीज अलग ग्रुप में होंगी जब वो इशू होती जाए। तो हमारा बेंचमार्क इशुएंस रेट होगा या कमेंसमेंट रेट होगा? देखिए उसूलन इसमें IFRS 17 की टेक्निकलिटी आती है कि 3 सिनेरियोज हैं। शबी मेरा ख्याल इसमें ज्यादा पता है। बेसिकली देखें, जहाँ कमेंसमेंट डेट की जरूरत है वहाँ कमेंसमेंट डेट रिकॉर्ड हमारा सिस्टम दोनों डेटा उठा रहा है, आपका इशू डेट भी उठा रहा है और कमेंसमेंट डेट भी उठा रहा है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो व्हेन इट विल बी मेजर्ड फॉर द पर्पस ऑफ IFRS 17 वो अलग चीज है, ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट एक अलग चीज है। ग्रुपिंग के क्राइटेरिया क्या है वो डिफरेंट है, वो बेसिकली पोर्टफोलियो है विच इज लॉगिस्ट टू योर क्लास या प्रोडक्ट टाइप पे कह लीजिए। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइटेरिया है, तीसरा फिर अंडरराइटिंग ईयर का क्राइटेरिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि वो कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट के से पहले अगर वो ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जब लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट तब की डेट होनी चाहिए, वो व्हेन इट विल बी मेजर्ड या रादर रिकॉग्नाइज्ड एज पर IFRS 17। ठीक है, तो खैर अभी अभी आई डोंट थिंक सो कि ये स्कोप है गेट इनटू निटी-ग्रिटी ऑफ IFRS 17, but for the system's sake just understand के system is taking care of that as per the individual policy. Right, thank you. Thank you. जल्द आप सब और कोई सवाल है इस पर? आप लोगों से पूछिए। ऑडियंस में और किसी का और किसी का ऑनलाइन? देखिए बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिस्टम इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। आपके नॉर्मल सिस्टम अपनी जगह पे चलते रहेंगे, उससे इंटीग्रेट हो जाएगा, और सारी आउटपुट जो IFRS 17 में होनी चाहिए सारी इन्होंने प्रोवाइड की है। नोट्स ऑफ अकाउंट की है, अभी रिस्क एडजस्टमेंट है, आपकी डिस्काउंटिंग है, आपकी ऑनर्स नॉन ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट भी सारे पॉलिसी लेवल पर डिसाइड हो सकते हैं। तो इज अ कंप्लीट पैकेज। आप लोग अपने लेवल पे स्टडी कर लें, फिर इनसे डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं फिर मीटिंग को। कोई और है क्वेश्चन, कोई और कमेंट है, कोई चीज कहना चाह रहे हैं, कोई बताना चाह रहे हैं, सजेशन है? तो बस ना ही कह दो कि नहीं है। अगर कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। सबके साउंड तुमने बंद तो नहीं किया? I think thank you everyone for giving us a chance. Thank you for. साहब कहना चाह रहे हैं, हम म्यूट। हाँ, एक साहब कह रहे हैं, सारे बस हम उनको म्यूट कर देना। Unmute. नहीं मैंने अभी साउंड खोल दो, ऐसा नहीं करें। जी साउंड खुली है। कहना चाह रहा हूँ, कह दो पा रहा हूँ। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी, शबीब, नबील, नबील, आइलास नबील के हमारी कांटेक्ट्स में शेयर करते हैं आप। तो इफ देयर इज एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, कोई स्पेसिफिक IFRS 17 रिलेटेड क्वेश्चन भी है तो वी आर हैप्पी टू आंसर। और ये बात जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो है वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमें अगर कंपनी में आप इंडिविजुअली आके दें तो वो पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, तो हम उसको सब्सिक्वेंटली डिस्कस कर लेते हैं, उसको टाइम अवेलेबिलिटी। आप इससे सेपरेटली कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कि आपको टाइम देंगे। जी ये ठीक है। सिस्टम है। देखिए इनको हमने पहले इंगेज किया था जब एक जनरल बेसिस पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जनरली एक नॉलेज देनी थी कि IFRS 17 है क्या, किस तरह काम करता है, हमसे किस तरह करते हैं। उन्हें एक इंडस्ट्री लेवल पे एक नॉलेज बेस क्रिएट किया और सारी चीजें की। अब जो आपने इम्प्लीमेंट करना है तो हर कंपनी ने अपना अपना करना है, सिस्टम भी अपने ही डिसाइड करना है। तो उस सिस्टम में आपको ये डेमो है, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। उस पर काफी हद तक काम हमने कर दिया, लेवल ऑफ एग्रीगेशन वाला, आपकी ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट किस तरह डिफाइन होंगे,
इससे हमें भी बड़ी हेल्प हुई। बहुत सारी चीजें आ जी हमें भी बहुत हेल्प हुई कि एक आइडिया हो गया कि इंडस्ट्री किस वही चीजें सारी काम आएगी। हमने किया इसीलिए था कि जनरल इंश्योरेंस ने एक प्लेटफॉर्म से अपने अकाउंट्स बनाए। थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much for joining. Thank you very much.